हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग हमें गेम को दिखाने से होती है जिसमें काफी सारे प्लेयर्स, जिसमें ऑटो एमर्स, ऑटो डोजर जैसे चीटर भी होते हैं और वो सभी लोग मिलकर सिर्फ 4 प्लेयर से ही लड़ रहे होते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो सभी लोग उन 4 प्लेयर की टीम के सामने टिक ही नहीं पा रहे होते हैं और अब तक उन 4 प्लेयर की टीम ने मिलकर सामने के 1200 प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया होता है, जो देखकर यहाँ पर बाकी बचे हुए प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अब बाप रे, तो बहुत खतरनाक खेलते हैं यार। दोस्तों, आप में से कौन इतना खतरनाक गेम खेलता है, जरा कमेंट करके बताना। तो जिसके बाद अब उन बचे हुए प्लेयर्स में से एक लड़की अपने बचे हुए पॉइंट्स का यूज करके एक बहुत ही ताकतवर अटैक उन 4 प्लेयर्स में से एक प्लेयर पर कर देती है। लेकिन उस अटैक से तो वो प्लेयर एक शील्ड का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से बच जाता है। तो इसीलिए अब वो लड़की गेम में चीटिंग करते हुए अपने पॉइंट्स को फिर से फुल कर लेती है और तब वो दोबारा से एक और स्पेशल अटैक उस प्लेयर के ऊपर लॉन्च कर देती है, जो कि उसके हिसाब से बिल्कुल ही टारगेट पर जाकर लगता है। और जब उसको ऐसा लग ही रहा होता है कि उसने तो उस प्लेयर को हरा दिया है, तब उसका भरम तोड़ते हुए वो प्लेयर उसके अटैक से बचता हुआ सीधा एक डायरेक्ट अटैक करके इस गेम को यहीं पर खत्म कर देता है। अरे निपटाओ यार, इस गेम को बड़ा ही आसान है। जिसने गेम में बहुत प्रैक्टिस कर ली होती ना, वो ऐसा बन जाता। फिर खैर, इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को एक गॉड बताते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ 4 अननोन प्लेयर है, इनको गेमिंग का लेजेंड माना जाता है। लेजेंड क्योंकि ये लोग जो भी गेम खेलते हैं उसको जीत जाते हैं। और इतना ही नहीं, हर एक गेम में ये प्लेयर एक ऐसा स्कोर भी सेट कर देते हैं जो आज तक कभी किसी ने सेट नहीं किया होता है। लेकिन इन प्लेयर्स के अकाउंट का कोई नाम नहीं है, यानी नाम वाली जगह को एकदम ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसीलिए लोग इन प्लेयर्स को ब्लैंक भी बुलाते हैं। इतना ही नहीं, लोग तो इन्हें अनबीटेबल प्लेयर्स भी बुलाते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो लोग हमें वर्चुअल रियलिटी में एकदम कूल लगते हैं, लेजेंड लगते हैं, वो रियल लाइफ में उतने ही अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग होते हैं। और तब इसी के साथ हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर सोरा इतनी इंटेंस गेम को खेलकर थक चुका होता है और इसीलिए अब वो अपनी बहन शीरो से कुछ स्नैक्स मंगवाता है। आगे फिर अब वो दोनों फिर से कुछ गेम्स खेलने लगते हैं, जिस दौरान काफी रात हो जाती है और इसीलिए अब उसकी छोटी बहन आधे गेम से ही उठकर सोने चली जाती है। अब वो तो सोने चली गई, इसी वजह से अब अपने मेन कैरेक्टर को एक समय पर 4 अकाउंट को कंट्रोल करना पड़ जाता है। आगे फिर दोबारा से गॉड हमें बताते हैं कि कैसे ये दुनिया, जिसको हम असल दुनिया मानते हैं, वो बहुत ही कम इंटरेस्टिंग, केओटिक और अनफेयर है, जिसमें इन दोनों भाई बहनों के जैसे अर्बन लेजेंड की कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए अब मैं इन दोनों भाई बहनों को इस अनफेयर दुनिया से बचने में मदद करने वाली हूँ। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि काफी थका हुआ होता है। तभी उसके पीसी में किसी का मेल आता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी छोटी बहन अपने बड़े भाई से मेल चेक करने को कहती है। अरे ओ बड़े भैया, जरा मेल तो चेक कर लेना। जिस पर वो मेल चेक करने से मना कर देता है, क्योंकि वो 4 प्लेयर्स को एक साथ कंट्रोल करके थक चुका होता है। अरे यार तुम ही चेक कर लो यार, अब मैं थक चुका हूँ यार। और इसीलिए अब उसकी छोटी बहन खुद ही जाकर उस मेल को ओपन करती है और तब हमें पता चलता है कि उस गॉड ने ही वो मेल उन दोनों को भेजा होता है, ताकि वो उस मेल की मदद से उन दोनों को दूसरी दुनिया में चलने को मना सके। जिसके बाद अब वो दोनों भाई बहन उस मेल में दूसरी दुनिया के बारे में पढ़कर क्यूरियोसिटी के मारे उसके नीचे वाली लिंक पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लिंक ओपन होता है, तब वो दोनों वापस से निराश हो जाते हैं, क्योंकि उस लिंक पर क्लिक करने से उनके सामने एक चेस का गेम खुल गया होता है। बहुत ही बोरिंग गेम होता है यार ये, जिसको पहले कुछ देर तो मेन कैरेक्टर की छोटी बहन खेलती है, लेकिन जब वो चेस प्रोग्राम उसकी बहन के ऊपर कुछ ट्रिक्स यूज करने लगता है, तब बड़े भैया भी उस गेम में शामिल हो जाते हैं और बहुत देर की मशक्कतों के बाद जाके वो लोग आखिरकार उस गेम को जीत ही जाते हैं। ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि इनके सामने कोई चीटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, तब भी ये जीत जाते हैं, इतने खतरनाक होते हैं ये। जिसके बाद अब उन लोगों को वापस से एक और मेल आता है, जिसमें गॉड उन लोगों को उनकी दुनिया कितनी अनइंटरेस्टिंग, अनफेयर और हार्ड है उनके लिए वो बताती है। और वो ये भी बताती है कि कैसे एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर उनकी इस टैलेंट को सब रिस्पेक्ट देंगे। और इसी तरह की कुछ और भी बातें वो उनको बताने लगती है, जो सब पढ़कर एक टाइम के लिए तो अपने मेन कैरेक्टर को भी लगता है कि गॉड सही कह रहे हैं। और इसीलिए अब वो उस गॉड को रिप्लाई में लिख भी देता है
हैं, अगर सच में ऐसी कोई दुनिया एग्जिस्ट भी करती है तो फिर सही में हम लोग गलत दुनिया में रह रहे हैं। और बस उसके इतना लिखते ही चारों तरफ का माहौल बदलने लगता है, धूम और अचानक से वो दोनों एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर अब वो गॉड उन लोगों को आसमान से नीचे गिरते हुए अपनी दुनिया में वेलकम करता है और वो बताता है कि ये वही दुनिया है जिसका वो लोग हर रोज सपना देखते हैं। यहाँ पर सब कुछ गेम से ही डिसाइड किया जाता है। तब छोटी बहन उस गॉड से उसके बारे में भी पूछती है, जिस पर वो गॉड खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं टेट हूँ और मैं एक गॉड हूँ। आगे फिर टेट अब उन दोनों को इस दुनिया को चलाने वाले रूल्स यानी 10 प्लेजेस भी बताता है, जिसके बाद अब जैसी टेट सारे रूल्स इन दोनों को बताता है वैसे ही वो दोनों जमीन पर भी पहुँच जाते हैं और तब टेट उन दोनों को आगे की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें एक आवाज बताने लगता है कि बहुत टाइम पहले सारे गॉड्स में एक बहुत खतरनाक वॉर छिड़ गया था पूरी दुनिया पर राज करने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर कौन बनेगा वन ट्रू गॉड। वो वॉर बहुत टाइम तक चला जिसमें बहुत तबाही मची और सारे के सारे गॉड्स मारे गए और इसीलिए जो सिंगल डाइटी जिसने इस वॉर में हिस्सा तक नहीं लिया था वो बाय डिफॉल्ट जीत गया और बन गया वन ट्रू गॉड। उस गॉड का नाम टेट था और वो गॉड ऑफ प्ले के नाम से भी जाना जाता था। ट्रू गॉड बनने के बाद टेट ने बाकी सभी बचे हुए गॉड्स को उनकी उनकी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी और इसी तरह उसने इस दुनिया के लिए कुछ नियम भी बनाए, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ये सब कुछ एक बंदा अपने मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है, जिसको अपने हीरो ने एक गेम में हरा दिया होता है और बेट के हिसाब से उसके सभी कपड़े भी ले लिए होते हैं और इसीलिए मजबूरी में उस बंदे को अपने हीरो की मदद करनी पड़ रही थी। आगे फिर वो दोनों भाई बहन एक सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब जब वो लोग एक बार में जाते हैं तब वो लोग एक लड़की से अंदर चल रहे एक गैम्बलिंग मैच के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताती हैं कि अंदर उन दोनों लड़कियों में गैम्बलिंग टूर्नामेंट चल रहा है और जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा वो ही नेक्स्ट किंग बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लास्ट किंग था उसकी ये लास्ट विश थी कि जो भी आदमी नेक्स्ट किंग बने वो ह्यूमैनिटी का बेस्ट गैम्बलर हो। और जो वो रेड हेयर वाली लड़की दिख रही है ना, वो लास्ट किंग की ग्रैंड डॉटर भी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि किंग की लास्ट विश की वजह से वो डायरेक्ट किंग तो बन नहीं सकती, इसीलिए उसने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। जो सुनकर अपना हीरो सारा माजरा समझ में आ जाता है। हाँ, अब समझ में आया सब कुछ। जिसके बाद अब वो उस लड़की के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर अब वो उस लड़की से पूछता है कि उसने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, जिस पर वो बताती है कि अभी तक जितने भी प्लेयर्स उस लड़की से मैच खेले हैं वो या तो बुरी तरीके से हार गए हैं या तो उन्होंने खुद ही हार मान लिया है और इसलिए अब मैं ट्राई नहीं करना चाहती। जो सुनकर अब अपना हीरो उस लड़की से कहने लगता है कि इसका मतलब तुम उस लड़की से डर गई हो। जो सुनकर तो अब वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और अपने हीरो को एक गेम के लिए चैलेंज कर देती है, जिसमें अब अपना हीरो खुद को और अपनी बहन को बेड पर रखता है और बदले में वो लड़की भी अपने पास मौजूद सभी पैसों को बेड पर रख देती है। लेकिन हम देखते हैं कि गेम के दौरान वो लड़की कार्ड्स को बांटने में चीटिंग करती है, लेकिन तब भी वो लड़की अपने हीरो से हार जाती है। देख रहे हो, अपना हीरो खतरनाक है क्योंकि अपने हीरो ने भी बहुत ही खतरनाक तरीके से चीटिंग किया होता है और एक ऐसे कार्ड्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कर दिया होता है जिसके निकलने का चांसेस 1 in 16,50,000 है, यानी कि बहुत कम होता है। आगे फिर अब वो उस लड़की से सारे पैसे लेकर अंदर जाने लगता है। तभी उसकी छोटी बहन अपने हीरो से पूछती है कि उसने तो गेम के दौरान चीटिंग की है, तो फिर क्या वो रूल्स के खिलाफ नहीं गया है, जिस पर अब वो बताता है कि हाँ, मैंने चीटिंग की है जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन मैं पकड़ा तो नहीं गया और रूल्स में तो ये लिखा है कि अगर मैं पकड़ा गया तब मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगा, अगर मैं पकड़ा नहीं गया तो फिर ये सब ठीक है। ये सब दुनियादारी है मेरी छोटी बहन, सीख जाओ जल्दी से। आगे फिर हम देखते हैं कि वो अपनी बार्गेनिंग स्किल का यूज करते हुए उस होटल में एक रूम को बहुत ही सस्ते में ले लेता है और रूम में जाते समय वो लास्ट किंग की ग्रैंड डॉटर को ये भी बता देता है कि उसकी सामने वाली लड़की चीटिंग कर रही है उससे। और तब ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में अब हम लोग उन दोनों भाई बहनों को अपने रूम में देखते हैं, जहाँ पर अब वो लोग आपस में बात करते हुए बताते हैं कि कैसे ये दुनिया सही में उनके लिए एक आइडियल जगह है और वो लोग कभी भी यहाँ से वापस जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसी दौरान अब अपने हीरो की छोटी बहन सो जाती है, इसीलिए अपना हीरो उसको अब अपना ब्लैंकेट उड़ा देता है और तब इसी के साथ ये सीन भी
शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम स्टेफेनी को देखते हैं जो कि सोरा और शीरो को ही देख रही होती है। तभी ये देखकर सोरा कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, असल में हम दोनों भाई बहन हैं। तो ये सुनकर स्टेफेनी कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम्हें पता था कि वो चीटिंग कर रही है तो तुमने बताया क्यों नहीं? अगर तुम उस समय मेरी मदद कर देते तो आज मैं इस किंगडम को बचा पाती। स्टेफेनी की बातें सुनकर सोरा को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो जानबूझ के स्टेफेनी को बुरा भला कहने लगता है। वो कहता है कि जब तुम खुद नहीं जीत पाई तो अब तुम अपनी हार का दोष हमारे ऊपर डाल रही हो। ऐसा कहने के बाद वो उसके ग्रैंडफादर को भी भला बुरा कहने लगता है, जो सुनकर तो स्टेफेनी को एकदम गुस्सा आ जाता है। और तभी सोरा स्टेफेनी से कहता है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो क्यों ना हम रॉक पेपर सीजर का एक गेम खेलें, और मैं इसे आसान करने के लिए ज्यादातर पेपर ही लूंगा, तो क्या कहती हो? ये सुनकर स्टेफेनी सोरा से पूछती है तो आखिर क्या हम बेट कर रहे हैं? तो ये सुनकर सोरा कहता है कि अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो लड़की कैसे चीटिंग कर रही थी, और अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में कहना भी अच्छा ना लगा हो तो तुम हम दोनों को मरने को भी कह सकती हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। ये सुन के स्टेफेनी कहती है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये गेम ड्रॉ हो गया तो फिर? जिस पर सोरा कहता है तो मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा कि वो कैसे चीटिंग कर रही थी, और तुम तो देख ही रही हो कि हमारे पास पैसे और रहने की जगह नहीं है। तो ऐसा बोलकर वो रुक जाता है, जिससे स्टेफेनी को लगता है कि वो रहने की जगह मांग रहा है, और वो सोरा के प्लान में फंस जाती है। जिसके बाद वो दोनों गेम को शुरू कर देते हैं, और तभी स्टेफेनी अपने मन में प्लानिंग भी करने लगती है। वो अपने जीतने की प्रोबेबिलिटीज देखने लगती है, और तभी वो कहती है कि सोरा ने कहा है कि वो पेपर यूज करेगा, जिससे अगर मैं रोक लूंगी तो हार जाऊंगी, और अगर पेपर लूंगी तो ये ड्रॉ हो जाएगा। यानी वो चाहता है कि मैं सीजर लूं, लेकिन मैं उसके ट्रैप में फंसने वाली नहीं हूँ। और ऐसा सोचकर जब वो सोरा की तरफ देखती है तो सोरा उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और गलती से सीजर ही चूज कर लेती है, और इसकी वजह से वो ये गेम हार जाती है। जो देखकर अब वो उदास हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं बेट के हिसाब से तुम्हें एक प्लेस रहने के लिए दे दूंगी। जो सुन के सोरा कहता है क्या बेट में? ऐसा तो नहीं था। जो सुन के स्टेफेनी कहती है मगर जब मैंने तुमसे पूछा था तब तो तुमने यही कहा था। स्टेफेनी की बातें सुनकर सोरा कहता है अरे जरा याद करो, जब तुमने मुझे ये कहा था तब क्या मैंने हाँ बोला था? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। ये सुन के स्टेफेनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो साला फ्रॉड है एक नंबर का। जिस पर सोरा कहता है कि मैंने कोई रूल्स को नहीं तोड़ा है और इसीलिए अब तुम्हें मेरा कहना मानना होगा, और इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। अबे साला। ऐसा बोलने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि रूल्स की वजह से अब मैं जो भी कहूँगा वो अगर स्टेफेनी नहीं भी मानना चाहे तो भी उसे मानना होगा, और अब जब वो मुझसे प्यार करती है तो वो हमें रहने और खाने को दोनों ही दे देगी। सोरा की बातें सुनकर स्टेफेनी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी बातें मानने से मना करने लगती है, लेकिन प्लेज की वजह से जब भी सोरा उससे कुछ बोलता है तो वो उसे प्यार से देखने लगती है, और वो अपने मन में कहती है कि चलो ठीक है, वैसे भी ये प्यार का प्लेज परमानेंट नहीं है तो मैं इसे अपने विल से हटा सकती हूँ। वो ऐसा कह रही होती है कि तभी सोरा उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्टेफ बुला सकता हूँ, जिस पर वो बड़े प्यार से हाँ कर देती है, लेकिन तभी वो अपना सर दीवार पर मारने लगती है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ए भगवान, मैं ये क्या कर रही हूँ। तभी फिर सोरा फिर से उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ में भी रहने दोगी? जो सुन के वो फिर से प्लेज की वजह से मान जाती है। आगे फिर हमें स्टेफ के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टेफ और शीरो नहा रही होती है और सोरा वहीं पर एक वॉल के पीछे बैठा हुआ था। वो लोग स्टेफ को बता देते हैं कि वो लोग दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होने लगता है। यहाँ पर सीन फिर से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम सोरा और शीरो को देखते हैं, जो कि बालकनी से उस किंगडम को देख रहे होते हैं। और तभी सोरा कहता है कि ये जगह तो बिल्कुल खाली लग रहा है। वो ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ स्टेफ आ जाती है और बताती है कि एल्किया पहले इम्यूनिटी का बिगेस्ट नेशन हुआ करता था, लेकिन अब बस यही अकेला इम्यूनिटी का नेशन बचा है। यह सुन के सोरा पूछता है कि ये इम्यूनिटी क्या होता है, जिस पर वो बताती है
कि इम्यूनिटी ह्यूमन रेस को ही कहते हैं। जिसके बाद वो ये भी बताती है कि हमें अपने लैंड को एक्सपांड करने के लिए अपनी टेरिटरी को बेट पर लगाना होता है, दूसरे रेस के किंगडम के साथ एक गेम खेल के। जो सुनकर सोरा उससे बाकी रेसेस के बारे में पूछता है, जिस पर स्टेफ बताती है कि इस वर्ल्ड में 16 रेसेस हैं, जिन्हें उनके मैजिक पावर के हिसाब से रैंक किया गया है और इम्यूनिटी उनमें सबसे नीचे है क्योंकि हम मैजिक यूज नहीं कर सकते। और इसके बाद वो उन्हें सारे रेसेस के बारे में बताने लगती है। आगे फिर स्टेफ उन्हें अपने लाइब्रेरी में ले जाती है, जहाँ पर जब सोरा एक बुक को पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको पढ़ ही नहीं पाता है क्योंकि उसको तो अनाराम भी नहीं आते थे और वो तो संस्कृत में थी, यानी कि वो किसी और ही लैंग्वेज में होता है। लेकिन तभी हम शीरो को देखते हैं, वो तुरंत ही उस लैंग्वेज को सीख जाती है तो सोरा उसकी तारीफ करने लगता है। और ये देखकर इधर स्टेफ भी बहुत हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि ये दोनों छोरे छोकरे तो बहुत इंटेलिजेंट है यार। क्या ऐसा हो सकता है कि शायद ये दोनों ही इम्यूनिटी को इस वर्ल्ड से मिटने से बचा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सोरा स्टेफ से पूछता है कि तुम इस किंगडम की किंग क्यों बनना चाहती हो, जिस पर स्टेफ कहती है कि मैं इस कंट्री को खत्म होने से बचाना चाहती हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने गैम्बल करके इस कंट्री के बहुत सी जगहों को खो दिया, जिससे सब उन्हें द फूलिश किंग कहने लगे थे। लेकिन मैं जानती हूँ कि उन्हें इम्यूनिटी में कुछ पोटेंशियल लगता था और मैं ये सब बात साबित करना चाहती हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर फूलिश किंग नहीं थे। उसकी बातें सुनकर सोरा कहता है कि तुमने ना बहुत देर कर दी है क्योंकि अब ये कंट्री नहीं बचने वाला है। जिस वक्त ही कुरामी ने तुम्हें हराया था उसी वक्त ये कंट्री खतरे में आ गया था। हम देखते हैं अगले सीन में वो लोग कुरामी के पास आ जाते हैं, जो कि किंग बनने की सेरेमनी में जा रही होती है। कुरामी स्टेफ को देखकर उसे उसके कपड़े फेंक कर दे देती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। लेकिन तभी सोरा उस ड्रेस को लेकर फिर से कुरामी को दे देता है और स्टेफ को बताता है कि रूल्स के हिसाब से ये ड्रेस कुरामी ने तुमसे जीत लिया है और इसीलिए अब ये इसका है और अब ये तुम्हें फंसाना चाहती है, क्योंकि अगर तुम ये ड्रेस ले लेती हो तो तुम्हें रूल्स ब्रेक करने की वजह से सजा हो सकती है। सोरा के इतने खतरनाक इंटेलिजेंस को देखकर कुरामी भी हैरान हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सोरा स्टेफ से कहता है कि चलो हम भी चलते हैं, आखिर हमें तुम्हारे ग्रैंडफादर को सही जो साबित करना है और तुम्हें अपना ड्रेस भी तो वापस चाहिए। ऐसा बोलकर वो दोनों आगे जाने लगते हैं और तभी स्टेफ अपने मन में कहती है कि अब मुझे सोरा वैसा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उस लव प्लेज का असर खत्म हो गया है। पर असर तो खत्म हो गया है, लेकिन तब भी मुझे उसे देखकर अजीब क्यों लग रहा है। तुझे प्यार 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 हो गया, तुझे प्यार 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 हो गया। आगे फिर सोरा अपने फोन में अपना गोल लिखता है, जो कि है इस किंगडम का किंग बनना। जिसके बाद अब हमें किंग की क्राउनिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रीस्ट कुरामी को क्राउन पहनाने जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सोरा आ जाता है और सेरेमनी को रोककर कुरामी को एक गेम के लिए चैलेंज कर देता है, जो देखकर कुरामी हैरान हो जाती है और फिर वो स्टेफ से कहने लगती है, जब तुम खुद नहीं जीत पाई तो तुम अब अपने सर्वेंट को भेज रही हो, तुम तो सच में बहुत डरपोक हो यार। वो ऐसा कह रही होती है कि तभी सोरा उससे कहता है कि स्टेफ तुमसे कैसे जीत सकती है जब तुम दूसरे कंट्री से हेल्प ले रही हो। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सोरा सबको बताता है कि कुरामी स्टेफ से जीतने के लिए एल्फ के साथ काम कर रही थी और उन्हीं के मैजिक को यूज करके ही वो ये गेम जीती थी। ऐसा बोलने के बाद वो स्टेफ को सिग्नल देता है, जो देकर स्टेफ उस एल्फ को सबके सामने ला देती है और इससे सबको सोरा की बातों पर विश्वास होने लगता है। लेकिन तभी कुरामी कहती है कि तुम लोग एक एल्फ को यूज करके मुझे सबके सामने बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हो ना। जो सुन के सोरा कहता है, ओह अले गिली गिली चू, अब जब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो तुम बहाने तो बनाओगी सही। सोरा की बातें सुनकर कुरामी कहती है, तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरे साथ अगर किंग की पोजीशन के लिए गेम खेलना चाहते हो तो ठीक है। अब मैं खुद एक ऐसा गेम डिसाइड करूंगी जिसमें कोई भी चीटिंग ना कर पाए और जब गेम तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। कुरामी की बातें सुनकर सोरा भी मान जाता है कि चलो ठीक है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को एक गार्डन में देखते हैं, जहाँ पर स्टेफ सोरा से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कुरामी की मदद एक एल्फ अपने मैजिक से कर रही है और वो एल्फ आखिर उसकी मदद कर ही क्यों रही है। स्टेफ की बातें सुनकर सोरा कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता था कि वो एल्फ कैसे मैजिक से कुरामी की मदद कर रही है, लेकिन उस दिन शीरो ने उस एल्फ को देख लिया था और इसी से हमें पता चला कि कुरामी की मदद एक एल्फ कर रही है। और रही बात वो एल्फ उसकी मदद क्यों कर रही है, तो वो इसलिए कि तुम तो देख ही सकती हो
कि इम्यूनिटी मैजिक यूज नहीं कर सकती है और इसीलिए वो एल्फ जिस भी इम्यूनिटी की मदद करेंगे उसका जीतना पक्का है। और फिर जब उनकी मदद से जीता हुआ वो पर्सन किंग बन जाएगा तो वो उन एल्फ की सारी बातें मानेगा और बातें मानने लग जाएगा। तो इससे होगा ये कि वो इस पूरे किंगडम को कैप्चर कर लेंगे और इम्यूनिटी को अपना गुलाम बना लेंगे। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम कुरामी को उसी एल्फ के साथ देखते हैं जहाँ पर वो एल्फ कहती है कि मैं पहले से जानती थी कि कोई जरूरी हमें रोकने आ जाएगा और अब तो मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती, तो तुम मुझसे कैसे जीतोगी। जिस पर कुरामी कहती है कि मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि वो भी मेरी ही तरह किसी और रेस की मदद ले रहा है, तभी तो उन्हें हमारे ट्रिक्स के बारे में पता चल गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक ऐसा गेम बनाऊंगी जिसमें मैं बिना किसी की मदद से भी चीटिंग कर सकती हूँ। जिसके बाद आगे हमें फिर से गार्डन का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुरामी आ जाती है और फिर वो सभी को अपने साथ गेम के एरिना में ले आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस रूम में एक चेस का बोर्ड लग रहा था। तभी कुरामी सोरा को बताती है कि वो लोग यहाँ पर चेस खेलने वाले हैं। अरे यार बोरिंग गेम। लेकिन वो यहाँ पर ऐड करती है कि यह कोई नॉर्मल चेस नहीं है, बल्कि इसमें जो सारे पीसेस हैं उनके पास खुद का अपना दिमाग है और तुम्हें तो बस इतना करना है कि उनको ऑर्डर देना है। ऐसा बोलकर वो अपने मन में कहती है कि ये लोग मेरी ट्रिक को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जिसके बाद फिर सोरा कुरामी से कहता है कि हम दोनों भाई बहन एक ही प्लेयर हैं, इसलिए हम दोनों ये गेम खेलेंगे। तो ये सुनकर कुरामी भी मान जाती है कि हाँ खेल लो, वैसे भी जीत तो सकते नहीं। जिसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो एल्फ भी ये सब देख रही होती है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब शीरो एक नाइट को आगे बढ़ने को कहती है तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है, जो देखते से ही सोरा समझ जाता है और बताता है कि इस गेम में पीसेस के पास अपनी विल है और इसीलिए वो अपने आप को मरने नहीं देंगे और इसीलिए वो नाइट आगे नहीं बढ़ रहा है। और जब ये पीसेस बढ़ेंगे ही नहीं तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा और हम ये गेम हार जाएंगे। और ऐसा ही होता है। धीरे धीरे शीरो के सारे नाइट्स मारे जा रहे थे और वो हार रही थी और ये सब देखकर वो रोने भी लगती है। लेकिन तभी फिर सोरा उसे उठाकर ऊपर बिठा देता है और फिर वो अपने सोल्जर को एक मोटिवेशनल स्पीच देने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे इस गेम में जीत दिलाओगे तो मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा और इतना ही नहीं, तुम्हारे सारे टैक्सेस भी फ्री कर दूंगा। बस पूरी की पूरी दुनिया पत्रकार पोपटलाल जैसी तो है ही सही, लड़की मिल जाए बस एक, सारा मोटिवेशन आ जाता है। सोरा की बातें सुनकर सभी सोल्जर्स भी बहुत जोश में आ जाते हैं और फिर वो सभी कुरामी के सोल्जर्स पर अपनी पूरी पावर से अटैक करने लगते हैं और इससे होता है कि कुरामी के बहुत सारे सोल्जर धड़ाधड़ मरने लगते हैं। तभी हमें ये भी चमत्कार देखने को मिलता है कि सोरा के सोल्जर्स कुरामी की बारी आने पर भी नहीं रुक रहे थे, धड़ाधड़ मारे जा रहे थे। लड़की का जोश भरा गया ना इनके अंदर, अब कुछ नहीं दिखेगा इनको। अब ये सब देखकर कुरामी सोरा से कहती है, अरे यार ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो यार। जिस पर सोरा कहता है कि तुमने तो कहा था कि इनके पास अपनी विल है और फिर ये तो एक वॉर है और वॉर में वो कौन बेवकूफ है जो अपनी बारी का इंतजार करता है, ये तो सब ऐसा करेंगे ही सही। जो सुनकर कुरामी सोचने लगता है साला चीटिंग तो मेरे को करनी थी, ये कैसे करने लग गया। और फिर वो भी अपने सोल्जर को अटैक करने को कह देती है। जिसके बाद उन दोनों के सोल्जर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि सोरा के सोल्जर्स कुरामी के सोल्जर्स पर बहुत भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी कुरामी कोई चीटिंग करने से बाज आएगी, वो अपनी ट्रिक को स्टार्ट कर देती है और जैसे ही सोरा का सोल्जर उसके सोल्जर को टच करता है तो वो अचानक से ही कुरामी के सोल्जर में कन्वर्ट होने लगता है, जो देखकर सोरा डर जाता है और अपने सोल्जर्स को पीछे हटने को कहता है। वो सबको बताता है कि कुरामी एल्फ के ब्रेन वॉश मैजिक का यूज कर रही है उसके सोल्जर्स को अपना बनाने के लिए। कुरामी भी ये देखकर शॉक हो जाती है कि सोरा को उसकी ट्रिक का पता चल गया, लेकिन फिर भी वो हंसने लगती है और कहती है अगर उसे पता चल भी गया तो क्या हो गया, वो ये प्रूव तो नहीं कर सकता कि मैं चीटिंग कर रही हूँ। आगे हम देखते हैं कि सोरा तो हारने लगता है। धीरे धीरे उसके सारे सोल्जर्स कुरामी के सोल्जर में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब यह देखकर सोरा भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। और देखते ही देखते फिर हम देखते हैं कि कुरामी की क्वीन सोरा के किंग को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोरा आ जाता है और क्वीन से कहता है कि क्या तुम उस किंग के लिए काम करना चाहती हो जो दूसरे सोल्जर्स को ब्रेन वॉश करके उन्हें टूल्स की तरह यूज करता है, जो खुद तो आगे ना आकर अपने सोल्जर्स को ही मारने के लिए भेज देता है। क्या तुम ऐसे किंग को सपोर्ट करना चाहती हो या तुम इसे बदलकर अपने सोल्जर्स को इस गुलामी से आजाद करवाना चाहती हो। सोरा की बातें सुनकर क्वीन वहीं पर रुक जाती है और तभी वो सोरा के सोल्जर में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके बाद फिर सोरा भी अपनी जगह पर आ जाता है
तो ये देखकर इधर कुरामी तो हैरान की हैरानी हो जाती है, बार बार हैरान हो रही थी वो तो। और फिर वो एक नाइट को उस क्वीन को मारने को कहती है, लेकिन अब वो नाइट ऐसा करने में हिचकिचा रहा होता है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग नाइट और क्वीन को एक दूसरे के आमने सामने देख पाते हैं, जहाँ पर अब नाइट अपनी क्वीन को अपनी ही दुश्मन के साइड देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, और इसीलिए तब वो अपनी क्वीन के लिए अपनी वफादारी दिखाते हुए क्वीन की टीम में ही शामिल हो जाता है। जिसके बाद तो फिर अब सोरा अपनी गेमिंग स्किल का यूज करते हुए क्वीन और बाकी सभी सोल्जर्स को ये कन्विंस करने में लग जाता है कि कैसे जो सामने वाली टीम का किंग है वो कितना बुरा है, वो सिर्फ अपनी जीत के लिए अपनी ही क्वीन को मारने का ऑर्डर दे रहा है, और वो तो बाकी सभी सोल्जर्स का ब्रेन वॉश करके सिर्फ खुद की जीत के बारे में सोच रहा है। और तब तो सभी सोल्जर भी सोरा की बात सुनकर एकदम जोश में भर जाते हैं, और वहाँ उस चेस बोर्ड पर एक अलग ही रिवोल्ट शुरू हो जाता है उस इविल किंग के ऊपर, जो सब देखकर यहाँ पर स्टेफ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और तभी हमें स्टेफ की एक ओल्ड मेमोरी भी दिखाई जाती है, जिसमें स्टेफ के फादर उसको बता रहे होते हैं कि कैसे लड़ाई को बिना लड़े भी जीता जा सकता है, चाहे हम इम्यूनिटी डिसबोर्ड के सबसे कमजोर रेस हो, लेकिन तब भी हम अभी तक अपने तरीकों से सरवाइव करते हुए आए हैं और अपने से स्ट्रॉन्ग रेसेस का सामना करते हुए आए हैं। और यही चीज तुम्हारे ग्रैंडफादर का भी सोचना था। इस दुनिया में ऐसा कोई तो होगा जिसमें इतनी विजडम होगी, वो जानता होगा कि उसके पास कितना स्ट्रेंथ है, चाहे वो सबसे कमजोर क्यों ना हो। जिसके बाद अब ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम लोग अब वापस से उस चेस मैच को देख पाते हैं, जिसमें अब सोरा और शीरो के ऑर्डर पर सारी तरफ शांति फैलाने के लिए सभी सोल्जर मिलकर उस मेड किंग के सोल्जर को घेर लेते हैं, जो देखकर यहाँ पर मेड किंग यानी कुरामी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जब वो एल्फ की मैजिक की मदद लेकर चीटिंग कर रही है, तब भी वो कैसे सोरा से क्यों हार रही है भाई। उसको लगने लगता है कि शायद से कोई और अपर रेस वाले सोरा की मदद कर रहे हैं। जिसके बाद फिर अब सोरा हालात को देखते हुए कुरामी से अपनी हार मान लेने को कहता है, लेकिन तभी कुरामी हार मानने की बात सुनकर बिल्कुल ही अजीब तरीके से हंसने लगती है। अजीब तरीके से कैसे? और अपने सोल्जर को फुल पावर से अपनी जान को जोखिम में रखकर अटैक करने को कहती है, जो देखकर यहाँ एक टाइम के लिए स्टेफ को तो ऐसा लगने लगता है कि उसके ग्रैंडफादर की बात बिल्कुल गलत थी, हम कैसे किसी वॉर को बिना लड़े भी जीत सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से दुश्मन आर्मी का किंग खुद ब खुद ही एलिमिनेट हो जाता है, जो देखकर अब सोरा स्टेफ और शीरो को बताता है कि उसको तो ये पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस जगह का किंग अपने किंगडम में डिक्टेटरशिप और फियर की मदद लेकर राज करता हो, वहाँ पर उन्हीं के किंगडम का कोई जो कि वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया हो, वो ही किंग को असैसिनेट कर देता है। और तब फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म नहीं होता है, ब्लैंक इस गेम को जीत जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर वापस से स्टेफ को अपने ग्रैंडफादर की बात याद आने लगती है। तभी वहाँ पर सोरा और शीरो पीछे से आकर स्टेफ को उसकी वो ड्रेस लौटा देते हैं जो उसको उसके ग्रैंडफादर ने दी थी, और उससे कहने लगते हैं कि उसके ग्रैंडफादर इम्यूनिटी के बारे में बिल्कुल सही थे, उन्होंने इम्यूनिटी पर विश्वास करके कोई बेवकूफी नहीं की है, और इसीलिए आज से अब कोई भी उसके ग्रैंडफादर को बेवकूफ नहीं कहेगा। जो सब सुनकर स्टेफेनी खुशी के मारे इमोशनल हो जाती है। आगे फिर वहाँ पर कुरामी भी आ जाती है, जो कि अब सोरा से पूछने लगती है कि वो इस गेम में किस रेस की मदद ले रहा है, जिस पर सोरा मना करते हुए बोलता है कि उसको किसी और रेस की मदद लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमंस के पास इतनी कैपेसिटी है कि हम एल्फ्स ही नहीं बल्कि गॉड को भी हरा सकते हैं। वैसे तुम्हारा एल्फ से मदद लेने का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन हमें उनके अंडर रहने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम ब्लैंक्स कभी हारते नहीं हैं। जिसके बाद अब सोरा बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट बनते हुए कुरामी के पास जाकर उससे कहने लगता है कि ध्यान रखना, तुम कभी भी ह्यूमैनिटी को अंडर एस्टिमेट मत करना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। जो सुनकर तो अब कुरामी रोने लगती है, वाह वाह, जिसको देखकर यहाँ पर सोरा घबरा जाता है, और आगे फिर रोते रोते कुरामी कहने लगती है कि मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही थी, मैं तो इस बात को लेकर सीरियस थी। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है मुझे एल्फ को मनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिर वो बक 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 करती रहती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अब नेक्स्ट सीन में हम लोग क्राउन सेरेमनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब एक प्रीस्ट उन दोनों भाई बहनों को बताता है कि उन दोनों में से कोई एक ही किंग बन सकता है, तो इसीलिए अब वो दोनों कार्ड गेम खेलकर किंग बनने का डिसाइड करेंगे। लेकिन जब 3 दिन बीत जाने पर भी विनर डिसाइड नहीं होता है, तब उस प्रीस्ट को रूल्स के अगेंस्ट जाकर उन दोनों को ही एल्किया किंगडम का नया किंग घोषित करना पड़ जाता है। आगे फिर नेक्स्ट सीन में जब दोनों भाई बहन मस्ती से आराम कर रहे होते हैं,
तो वहाँ पर उनके आराम को बर्बाद करने के लिए स्टेफ आ जाती है, जो कि उनको बताती है कि उनको अपनी किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए। और वैसे भी किंगडम में बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। क्या रूमर्स फैल रहे हैं बेटा? कि कुछ मिनिस्टर्स दूसरे नेशन से हाथ मिला रहे हैं, तो उसके लिए भी तुम्हें ही ध्यान देना चाहिए। जो सुनकर अब सोरा स्टेफ की बात मान लेता है और उसकी ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अब वो सभी सिविलियंस को बुला लेता है और उनसे वो ये कहने लगता है कि हम अभी रॉक पेपर सीजर खेलेंगे, जिसमें मैं सिर्फ सीजर निकालूंगा और तुम लोग पेपर, और ये मेरा ऑर्डर है। हाँ, और जो भी इस गेम को हारेगा उसके पास से फेक र्यूमर और फेक मैसेजेस फैलाने के राइट्स ले लिए जाएंगे, जिस पर अब सभी लोगों को एग्री करना ही होता है, जिससे अब सोरा जीत जाता है। और इसी तरह वो 3 प्लेजेस का फायदा उठाते हुए किंगडम में मौजूद सभी स्पाइस को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद तो वो किंगडम के बाकी कामों को भी बहुत ही आसानी से निपटा देता है। जैसे कि वो एग्रीकल्चर के लिए अपने किंगडम में एक क्रॉप रोटेशन सिस्टम निकाल देता है। उसी तरीके से वो कंट्री बॉर्डर पर और किंगडम के फंड के बारे में रिपोर्ट निकालने का भी ऑर्डर देता है। जो सब देखकर यहाँ पर स्टेफ बहुत हैरान रह जाती है, क्योंकि उसको नहीं लगा था कि कोई इतनी आसानी से भी किंगडम को चला सकता है। जिसके बाद अब ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में अब सोरा और शीरो कैसल के ऊपर सभी किंगडम के लोगों को एक स्पीच देने आते हैं, जहाँ पर पहले तो सोरा इतनी सारी भीड़ को देखकर घबरा जाता है, लेकिन जब शीरो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ आगे बढ़ती है तो उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आती है। जब क्या पब्लिक के सामने बोलने में बहुत डर लगता है। एक बार मेरे को कथा करनी थी लोगों के सामने, तो ऊपर मेरे पंखा चल रहा, नीचे मेरे को पसीने आ रहे थे। खैर, इसके बाद अब सोरा अपने किंगडम के लोगों को एक स्पीच देने लगता है, जिसको कुरामी और उसके एल्फ साथी भी देख रही होती है। स्पीच के दौरान सोरा सभी ह्यूमंस को मोटिवेट करता है और ये फील करने पे मजबूर कर देता है कि चाहे वो लोग सबसे कमजोर रेस ही क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो स्ट्रोंग्स को भी हरा सकते हैं। पास्ट में जैसे सभी रेसेस के बीच में वॉर छिड़ा था, तब भी हम ह्यूमन सरवाइव किए थे, तो इसका मतलब यह है कि हमें कुछ बात तो जरूर है। तो इसीलिए आज से आप सभी लोग ये वादा कीजिए कि आप किसी के भी सामने झुकेगा नहीं साला, चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे दिल में ही असली हथियार छुपा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज से हम एल्किया के 205th किंग और क्वीन डिक्लेयर होते हैं। और आप लोग ये फैक्ट मानिए कि हम सबसे कमजोर रेस हैं, लेकिन आप लोग ये भी याद करके रखें कि हम सबसे स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जन्म से कुछ नहीं था तो हमारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम एल्किया किंगडम के किंग और क्वीन होने के नाते इस वर्ल्ड के सभी नेशन से वॉर डिक्लेयर करते हैं। तो आप सभी लोग अभी के अभी तैयार हो जाए अपने बॉर्डर्स को वापस पाने के लिए। और तब फिर स्पीच के खत्म हो जाने के बाद स्टेफ घबराते हुए उन दोनों से पूछने लगती है, अरे तुम दोनों क्या पागल हो गए हो क्या? उन लोगों ने सारे रेसेस से वॉर डिक्लेयर क्यों किया? क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा करने से तो इम्यूनिटी एग्जिस्टेंस से ही मिट जाएगा। लेकिन तभी सोरा स्टेफ को बताता है, अरे चिंता न रे, क्योंकि उन लोगों ने अभी ही एल्फ्स को हराया है, जो कि उनसे ऊपर के रेस के हैं। तो इसीलिए बाकी रेसेस को ऐसा लगने लगेगा कि हमारे ऊपर किसी और रेस का हाथ है। और इसीलिए जब तक उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार हमारे ऊपर किस रेस का हाथ है, तब तक वो लोग उनके ऊपर अटैक करने का तो सोचेंगे ही नहीं। जिसके बाद फिर अब हम उन लोगों को अपने रॉयल रूम में देख पाते हैं, जहाँ पर अब वो दोनों कुछ बुक्स पढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ का माहौल अचानक से बदल जाता है, जो कि स्टेफ भी नोटिस कर पाती है। माहौल के बदलते ही सोरा और शीरो के पास टेट आ जाता है, जो कि अब उन दोनों को रूम से बाहर कैसल के छत पर ले जाता है। वहाँ पर अब टेट और उन दोनों भाई बहनों के बीच बहुत सारी इस दुनिया को लेकर बातें भी चलती हैं, जिस दौरान सोरा टेट को ये भी बताता है कि उसको सब कुछ पता चल चुका है कि कैसे इस दुनिया में सब कुछ गेम से ही डिसाइड होता है, यहाँ तक कि ट्रू गॉड की पोजीशन भी। और मुझे ये पता है कि तुमने मुझे यहाँ इसलिए लाया है ताकि तुम्हें अपनी टक्कर का कोई मिल सके। जो सुनकर टेड बहुत इम्प्रेस हो जाता है, अरे वाह तुम्हारा तो बहुत दिमाग है, और कहने लगता है कि हाँ, मुझे तुम्हारा यही सोचने की क्षमता बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें मुझसे टकराने से पहले बाकी सभी रेसेस को हराना पड़ेगा। जिसके बाद टेड उन लोगों से अगली बार वो नहीं हारेगा बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर स्टेफ भी आ जाती है, जो कि अब उन दोनों से पूछने लगती है
कि क्या वो द ट्रू गॉड टेट थे, जिस पर सोरा उस बारे में बाद में बात करने का कहकर उन दोनों को यहाँ से नीचे उतरने को कहता है। जिसके बाद अब वो हम सभी को अपना रियल गोल भी बताता है, जो कि अब गोड को हराकर नया गोड बनना था। और अब बाप रे, इसका तो खतरनाक गोल है। आगे फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग अब टेट को देख पाते हैं, जो कि बाकी के फॉलन गॉड से बात कर रहा होता है। और इस दौरान वो सुपीरियर गॉड को ये भी बताता है कि जल्दी ही वो दोनों यानी ब्लैंक्स उसके गेट तक भी पहुंचने वाले हैं। और तभी ये सीन शिफ्ट हो जाता है। आगे फिर हम लोग स्टेफ को देखते हैं, जो कि बहुत गुस्से में लग रही होती है। वो अब कैसल के तहखाने में सो रहे भाई और बहन को नींद से उठाती है और कहने लगती है कि अब तो दोपहर हो चुकी है, अब तो तुम दोनों उठ जाओ और अपने किंग के कामों पर ध्यान दो। और वैसे तुम लोग इस तरीके से सदियों से चल रहे किंग के डिसाइडेड रूम को छोड़कर इस तरीके से किसी और जगह नहीं जा सकते हो। तुम लोग तो ऐसा करके किंग का स्टैंडर्ड गिरा रहे हो यार, और खुद को किंग के नाम पर एक डिसअपॉइंटमेंट भी साबित कर रहे हो। जिस पर अब सोरा उससे कहने लगता है, वह हाँ, उन दोनों को उस बेड पर नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए वो लोग यहाँ पर आए। और वैसे अगर तुम्हें हमारा ऐसा बर्ताव एम्बेरेसिंग लग रहा है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन तुम एक बात और जान लो हाँ, कि हम ब्लैंक्स ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि किसी और दुनिया में भी कोई रियल काम नहीं करने वाले हैं। जो सब सुनकर तो स्टेफ का माथा और भी ज्यादा भंड होने लगता है। तो इसीलिए वो जोश जोश में सोरा को एक गेम के लिए चैलेंज कर देती है, जिसमें अब प्लेज 5 के हिसाब से सोरा को गेम डिसाइड करना था। लेकिन तभी वो स्टेफ पर रहम खाते हुए उसको ही गेम डिसाइड करने को कहता है। जिस पर फिर स्टेफ सोरा से कहती है कि ठीक है, अगर वो इस गेम को जीत जाती है तो बेट के हिसाब से सोरा को एक डिसेंट मैन बनना होगा। जो सुनकर सोरा तो जानबूझकर हारने को भी मान जाता है। लेकिन तभी शीरो उससे कहने लगती है कि ओ भैया जी, आप एक बात याद रखिएगा कि आप सिर्फ मुझसे ही हार सकते हैं और किसी से भी नहीं। चाहे फिर जीतने पर कितना भी लॉस क्यों ना हो, तब भी आप नहीं हारेंगे। जिस पर अब ना चाहते हुए भी अपनी छोटी बहन की बात तो सुननी पड़ेगी, इसीलिए सोरा मान जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में स्टेफ सोरा को ब्लैक जैक के लिए चैलेंज करती है। आगे फिर वो सोरा को बताती है कि ब्लैक जैक एक प्योर चांस वाला गेम है, तो इसमें चीटिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो बताओ, क्या तुम इस गेम के लिए तैयार हो? जिस पर सोरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए हाँ में जवाब दे देता है। जिसके बाद फिर गेम में कार्ड्स को शफल करते समय स्टेफ चीटिंग भी करती है, लेकिन तब भी एट द एंड वो हार ही जाती है। अब यह देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और सोरा से कहने लगती है, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं कैसे हार सकती हूँ, तुमने पक्का चीटिंग करी है। जिस पर अब सोरा उससे कहने लगता है, अच्छा बेटा, तुमने ही तो कहा था कि ब्लैक जैक एक प्योर चांस वाला गेम है, तो इसमें चीटिंग मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो बस कार्ड्स काउंटिंग का इस्तेमाल किया था, जिसमें मैं मिलने वाले सारे कार्ड्स को डेक में से कैंसिल करता जाता था, और इसी तरह मैंने एस कार्ड के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लिया। वैसे तुम जो वो फेक शफलिंग कर रही थी वो चीटिंग नहीं थी क्या? और तब जब स्टेफ को पता चलता है कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, तब वो धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगती है। जिस पर अब सोरा उससे पूछने लगता है कि अरे वाह, वो बिना अपने प्रोमिस को पूरा करे कहाँ जा रही है? जिस पर अब वो बताती है, अरे वो तो बस अपना काम करने जा रही थी। जो पॉलिसी सोरा ने कल बनाई थी उसको लेकर कुछ नोबल्स अपोज कर रहे हैं, तो उन्हीं से मिलने मुझे जाना है। जिस पर सोरा उससे कहता है कि अच्छा चलो, आज मैं भी कुछ किंग वाला काम कर ही लेता हूँ। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सोरा उन सभी नोबल से बेट लगाकर उनका सब कुछ जीत जाता है और उन नोबल्स को वहाँ से धक्के मारकर भगा देता है। जो देखकर अब स्टेफ सोरा से कहती है कि उसको ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो लोग उन नोबल से अच्छी दोस्ती रखते तो धीरे धीरे वो अपने बाकी के लैंड को भी बिना लड़े भी पा सकते थे। और तब स्टेफ का ये प्लान सुनकर सोरा और शीरो एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे समय यही सोच रहे थे कि ये तो एकदम बेवकूफ लड़की है। जिस पर स्टेफ अब उन दोनों को बताती है कि वो बेवकूफ नहीं है, बल्कि अपनी कंट्री की एक हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटी की टॉपर है। और इतना ही नहीं, मेरे पास उस यूनिवर्सिटी के सभी नोबल्स जो कि मेरे फ्रेंड है उनके साथ कनेक्शन भी है। और तब तो फ्रेंड्स के बारे में सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो कभी अपने घर से बाहर ही नहीं गए थे और इसीलिए उनके पास तो कोई दोस्त भी नहीं है। तो इसीलिए अब जलन के मारे वो लोग ब्लैक जैक वाली गेम की बेट का यूज करके स्टेफ को एकदम अजीब से कपड़े पहना देते हैं। जिसके बाद अब जब वो लोग टाउन में घूमने निकलते हैं
तब सभी लोग स्टेफ को ही देखे जा रहे होते हैं, जो देखकर स्टेफ अब उन दोनों को बताती है कि जो कॉस्ट्यूम उन लोगों ने उसको पहनाने पर मजबूर किया है वो वॉर बीस्ट की तरह दिखता है और इसीलिए लोग बहुत गौर से स्टेफ को देखे जा रहे हैं। और जब सोरा को पता चलता है कि वॉर बीस्ट का अपीयरेंस कुछ इस तरह है, तब वो अपना फोन निकालकर वॉर बीस्ट के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि वॉर बीस्ट टेबल में 14th रैंक पर है और उनकी टेरिटरी ईस्टर्न फेडरेशन है। साथ ही में सोरा को ये भी पता चलता है कि वॉर बीस्ट के पास ह्यूमन से ज्यादा और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन जो चीज उन्हें एक सुपीरियर रेस प्रूव करता है वो है उनकी सिक्स्थ सेंस, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग सामने वाले की मन की बात को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सभी पर ध्यान देने से ज्यादा सोरा को वहाँ की हॉट एनिमल लड़कियों पर ध्यान था, तो यहाँ पर इसीलिए अब वो ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले अब ईस्टर्न फेडरेशन को ही कॉन्कर करेगा। चलो भैया। जिसके बाद अब वो दोनों स्टेफ को वहाँ लैंप पोस्ट में बंधा हुआ छोड़कर टाउन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। आगे फिर हम लोग उन दोनों को एक जगह पर डोनट्स खाते हुए भी देखते हैं, आम न्याम 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 न्याम, जहाँ पर अब स्टेफ भी आ जाती है, जो कि गुस्से में कहने लगती है कि उन लोगों को ऐसे उसको लैंप पर बांधना नहीं चाहिए था। और तब वो फिर से अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सोरा को एक और गेम के लिए चैलेंज कर देती है, लेकिन तभी शीरो सोरा को रास्ते से हटाकर खुद ही स्टेफ का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो लोग एक गेम भी खेलते हैं, जिसमें हम सभी को जैसा कि पता ही है स्टेफ फिर से हार जाती है और इस वजह से अब बेट के हिसाब से स्टेफ को अपना अंडरवियर उतारना पड़ता है। लेकिन तब भी स्टेफ हार नहीं मानती है और बार बार उन दोनों को चैलेंज करने लगती है, जिससे कि रिजल्ट ये होता है कि अंत में उसको अपने बहुत सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। आगे फिर अब सोरा स्टेफ से अपनी हार मान लेने को कहता है, जिस पर स्टेफ भी अब ना चाहते हुए अपनी हार मान लेती है। जिसके बाद अब बातों ही बातों में सोरा स्टेफ को कहने लगता है कि अभी ह्यूमैनिटी लॉस में है, जिसका मतलब हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है और अगर ऐसे में हम ईस्टर्न फेडरेशन को चैलेंज करते हैं तो हमारा हारना पक्का है। हमें उनको चैलेंज करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि उनकी कमजोरी का पता करना होगा, वरना तो उनकी सिक्स्थ सेंस और मन पढ़ने की शक्तियों के सामने हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि मैंने कैसल में मौजूद सभी किताबों में भी खोजा, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। जो सुनकर अब स्टेफ को सब समझ में आ जाता है कि स्टार्टिंग से ही सोरा कैसल की बुक्स को यहाँ वहाँ ऐसे ही नहीं फैलाता था, बल्कि वो तो इनमें से इस वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन निकालता रहता था। तब भी देखो दोस्तों, कोई ऐसे ही एकदम स्मार्ट नहीं बन जाता है। सोरा कितना सारा पढ़ता है, सब कुछ करता है, जब जाके इतना दिमाग है उसके अंदर। जिसके बाद अब इधर सोरा वापस से कहने लगता है कि क्या तुम जानती हो कि लोग क्या कहते हैं, कि कोई बेवकूफी होगा जो एक ऐसा वॉर स्टार्ट करेगा जिसमें वो हारे ही हारे, लेकिन जिसको जो कहना है कह दे। हम भी ऐसे ही तो अपनी हार मान नहीं सकते, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना दाव पर लगानी पड़े, तब भी हम अंत तक लड़ेंगे। मुझे पता है कि तुम इस कंट्री पर प्राउड फील करती हो, मगर अभी ये और यहाँ के मिलियंस ऑफ लोगों की जान खतरे में है। हाँ, लेकिन एक बात तो मुझे आज कहनी ही पड़ेगी कि अभी तक तुमने सभी कामों को बहुत अच्छे से संभाला है। जो सुनकर यहाँ पर स्टेफ, जो कि काफी उदास लग रही थी, वो खुश हो जाती है। अपनी तारीफ पे कौन खुश नहीं होता। और तभी सोरा उसकी और भी तारीफ करता है, लेकिन तभी अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जो देखकर अब स्टेफ उनको बताती है कि ये हमारी दुनिया का वन ऑफ द 4 फैंटास्मेस में से एक है। जिस पर अब सोरा कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो मैं कैसे उनके साथ गेम खेलूंगा, लेकिन अगर कैसे भी हम किसी एक फ्लूगल जो कि वहाँ पर है उसे अपने साइड कर लेते हैं तो हम जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे। जो सुनकर अब स्टेफ उन दोनों को बताती है कि वो एक फ्लूगल को जानती है जो कि यहीं पास में रहती है। 5 साल पहले वो फ्लूगल एल्किया नेशन के लाइब्रेरी पर दिखी थी, जहाँ पर उसने मेरे दादाजी को एक गेम में हरा दिया और उस लाइब्रेरी को जीत लिया। कितनी पागल है, लाइब्रेरी ले ली। और तब सोरा लाइब्रेरी के बारे में सुनकर और भड़क जाता है, क्योंकि स्टेफ को लाइब्रेरी हारना फनी लग रहा था। जिसके बाद अब सोरा हमें बताता है कि फ्लूगल्स रैंक 6th है टेबल के और उनको एंशंट वॉर में फ्रंट लाइन पर गॉड को मारने के लिए बनाया गया था। जिस पर अब स्टेफ को ये बिलीव ही नहीं होता कि वो लोग अब सही में एक फ्लूगल को चैलेंज करने वाले हैं। जिस पर अब सोरा और शीरो कोई जवाब नहीं देते और सीधे उस फ्लूगल के दरवाजे पर उसको चैलेंज करने के लिए निकल जाते हैं। आगे फिर अब नेक्स्ट सीन में हम लोग उस फ्लूगल को देख पाते हैं, जो कि अब उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम जिब्रिल है। जिसके बाद अब वो उन दोनों से यहाँ आने की वजह भी पूछती हैं, जिस पर सोरा बताता है कि वो यहाँ उसकी ये लाइब्रेरी लेने आया है। जो सुनकर जिब्रिल थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और उन लोगों से कहने लगती है
तो तुम लोग यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी लेने आए हो, और इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मुझे यहाँ पर एक गेम के लिए चैलेंज करने आए हो। जिस पर सोरा हाँ में जवाब देता है। जो सुनकर जिब्रिल उन लोगों को बताती है कि जब से 10 प्लेजेस इंट्रोड्यूस किए हैं तब से मर्डर जैसी चीजें बंद हो गई हैं, जिस वजह से अब वो लोग लोगों के सर तो कलेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए अब से हम लोगों ने भी नॉलेज को सबसे ज्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो कि ये लाइब्रेरी नॉलेज से भरी हुई है, जो कि मेरे लिए किसी की लाइफ से कम नहीं है। तो तुम जरा मुझे ये बताओ कि तुम मेरे इस लाइब्रेरी के लिए बेट पर तुम क्या लगाने वाले हो। जो सुनकर अब सोरा जिब्रिल से कहने लगता है कि वो बेट पर दूसरी दुनिया की 40,000 बुक्स लगाता है। और तब तो ये सुनकर जिब्रिल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और खुशी के मारे उससे पूछने लगती है कि वो बुक्स अभी कहाँ पर है। जिस पर सोरा अपने टेबलेट की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है कि वो सारी बुक्स उसने इसके अंदर स्टोर करके रखी हुई है। जो सब सुनकर तो अब जिब्रिल को ये सब बिलीव ही नहीं होता कि वो लोग दूसरी दुनिया से आए हैं। तो इसीलिए अब सोरा ये प्रूव करने के लिए अपनी दुनिया की एक लैंग्वेज दिखाता है, जो देखकर जिब्रिल अब तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तब भी वो ये बिलीव नहीं कर पा रही होती है कि वो लोग सही में दूसरी दुनिया से आए हैं। और इसीलिए अब वो उन लोगों की बॉडी चेक करने लगती है, जिस पर अब सोरा भी जिब्रिल की बॉडी को चेक करने लगता है और उसके सबसे सेंसिटिव पार्ट यानी उसके विंग्स को सहलाने भी लगता है। आगे फिर जब जिब्रिल उन लोगों की इंस्पेक्शन कर लेती है तो उसको ये यकीन हो जाता है कि सच में वो लोग इस दुनिया के नहीं हैं। और तब ये सब देखते हुए उसको ये एहसास होता है कि ये लाइब्रेरी उन 40,000 बुक्स के लिए थोड़ी कम है। तो इसीलिए अब वो उसके पास जो भी है, यहाँ तक कि उसके राइट्स भी बेड पर लगा देती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में अब वो लोग गेम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब जिब्रिल उन लोगों को बताती है कि वो लोग जो गेम अभी खेलने वाले हैं वो मटेरियलाइजेशन शिरोतोरी है। ये गेम भी नॉर्मल शिरोतोरी की ही तरह है। इसमें अगर तुम सेम वर्ड को दोबारा बोलते हो या 30 सेकंड में आंसर नहीं दे पाते हो या फिर गेम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो फिर तुम हार जाओगे। हाँ, एक बात और, इस गेम में फिक्शनल चीज है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है वो काउंट नहीं किया जाएगा। और तो और जो भी चीज यहाँ पर मौजूद है अगर तुम उसका नाम ले लेते हो तो वो गायब हो जाएगा। तो चलो अब बिना किसी देरी के ये गेम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, तुम लोग अपनी पूरी कोशिश करना कि तुम लोग मरो ना। जो सुनकर स्टेफ थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है तब जिब्रिल उसको बताती है कि इस गेम में डायरेक्टली कोई दूसरे प्लेयर को नहीं मार सकता है, लेकिन अगर किसी तरीके से वो सामने वाले प्लेयर को गेम के दौरान मार देता है तो वो जीत जाएगा, क्योंकि सामने वाला प्लेयर गेम को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और तब ये सब सुनकर स्टेफ डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी शीरो उसको ऑर्डर देकर वहीं पर रोक लेती है, जिसके बाद अब जिब्रिल गेम को स्टार्ट कर देती है और सोरा को फर्स्ट चांस दे देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए सोरा अपना फर्स्ट वर्ड एटम बॉम्ब चुनता है, क्योंकि वो ये ट्राई करना चाहता था कि क्या कहीं वो इस गेम में अपनी दुनिया के वर्ड्स को यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आगे फिर जब वो एक्सप्लोजन खत्म होता है तब हम देख पाते हैं कि उस एक्सप्लोजन से जिब्रिल को ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है। वो अब सोरा से कहती है कि उसने कोशिश तो अच्छी की थी लेकिन इतना उसको हराने के लिए काफी नहीं है। जिस पर सोरा उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और तब वो अपना दूसरा वर्ड स्पिरिट सर्किट चुनता है, जिससे जिब्रिल की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो जाती है और अब वो अपने विंग्स का इस्तेमाल करके उड़ भी नहीं सकती है। आगे फिर अब ये गेम इसी तरीके से चलता रहता है, जिसमें सोरा और शीरो फालतू फालतू के वर्ड्स का इस्तेमाल करके टाइम पास कर रहे होते हैं। इंगुड़ी पिंगुड़ी शिंगुड़ी डिंगुड़ी आगुड़ी भागुड़ी सिगड़ी बिगड़ी ऐसे वर्ड बोले जा रहे थे, जिस पर अब जिब्रिल भी उसके जवाब में कुछ भी उटपटांग वर्ड्स का यूज किए जा रही होती है। स्कुड़ी भिस्कुड़ी सिगड़ुड़ी सिगड़ी भिसगड़ी सिगड़ी और कुछ बोले जा रही थी, जिससे उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ दोनों टीम्स के वर्ड से स्टेफ का बुरा हाल हो गया होता है। जिसके बाद अब गेम के दौरान जिब्रिल सोरा से कहने लगती है कि जैसा कि उसको पता है वो यानी फ्यूगल्स इम्यूनिटी से सुपीरियर हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर वो लोग चाहे तो तुमको कीड़े मकोड़ों की तरह मसल सकते हैं। जिस पर सोरा भी उससे कहने लगता है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि ह्यूमंस कीड़े मकोड़े हैं तो फिर वो ये कैसे कह सकती हैं कि कीड़े मकोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। साथ मिलकर तो सारी कीड़ियां भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी लॉन्ग लाइफ और टफनेस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है तो फिर यहाँ पर तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई भी नहीं है। और अब अपनी ये इंसल्ट देखकर जिब्रिल गुस्सा हो जाती है और सोरा से कहने लगती है कि उसकी फीलिंग्स उनकी तरफ सिर्फ क्यूरियोसिटी की है, ना कि रिस्पेक्ट की। और ध्यान रखना, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये गेम कभी भी खत्म कर सकती हूँ। जो सुनकर अब सोरा ये डिसाइड करता
था कि बहुत बोल रही है, बहुत बोल रही है, अब वो जिब्रिल को एक लेसन सिखाएगा। और तब वो दोनों स्टेफ के पास जाकर उसे उसके हार्डवर्क के लिए थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद अब वो दोनों 150 की स्पीड से गेम वाली जगह से दूर जाकर लिथोस्फीयर वर्ल्ड चूज करते हैं। और उससे होता यह है कि पूरा अर्थ का सरफेस ही गायब हो जाता है। और तब जिब्रिल भी समझ जाती है कि स्टार्टिंग में सोरा ने उसके स्पिरिट सर्किट्स को इसीलिए तो इरेज कर दिया था। अब क्योंकि सरफेस ही गायब हो गया तो अब जिब्रिल अर्थ के कोर में गिर जाएगी, जिससे कि उसकी मौत हो जाएगी और गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन तब भी जिब्रिल अपनी हार नहीं मानती है और ऑक्सीजन गैस को ही गायब कर देती है, जिससे सोरा, शीरो और स्टेफ सांस भी नहीं ले पा रहे होते हैं। आगे फिर वो खुद के सांस लेने के लिए एयर को वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन तब उससे उल्टा वो खुद ही सांस नहीं ले पाती है। जो देखकर अब सोरा हमें बताता है कि जैसा कि जिब्रिल को एटॉमिक थ्योरी नहीं पता है, उसके हिसाब से जैसे जिब्रिल ने एयर को वापस लाने की कोशिश की तब बाकी सभी गेम्स गायब हो गई और ऑक्सीजन वापस आ गई। और अब यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, जो कि सबके लिए एक डेडली पॉइजन साबित हो सकता है, क्योंकि किसी की भी बॉडी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। जिस पर अब जिब्रिल उन लोगों से कहने लगती है कि अगर ये ऑक्सीजन मेरे लिए खतरनाक है तो ये तुम्हारे लिए भी कोई अलग नहीं है। जिस पर वो दोनों तो कुछ भी नहीं कहते हैं और एक सर्कुलर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके एक दूसरे की सांस लेने में मदद करने लगते हैं। जो देखकर इधर जिब्रिल हैरान हो जाती है कि तो खतरनाक दिमाग है इन लोगों का। आगे फिर अब वो दोनों एटमॉस्फेयर भी गायब कर देते हैं। जो देखकर जिब्रिल उन लोगों को बताती है कि उन लोगों ने कोशिश तो अच्छी की थी, मगर अब भी वो हारी नहीं है। और जैसे वो अपना नेक्स्ट वर्ड बोलने वाली होती है कि तभी उसकी आवाज ही चली जाती है। जो देखकर अब हमें सोरा वापस से बताता है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही गायब हो गया है तो यहाँ पर अब सिर्फ वैक्यूम ही बचा था और उसमें तो वॉइस ट्रेवल कर ही नहीं सकती। लेकिन जिब्रिल अब भी हार नहीं मानती है और अपने मैजिक का यूज करके अपना नेक्स्ट वर्ड यूज करती है, जिसका अगर 30 सेकंड में सोरा ने जवाब नहीं दिया तो वो हार जाएगा। और फिर जब जिब्रिल को ऐसा लगने ही लगा था कि अब तो वो जीत ही जाएगी, तब सोरा एक पेपर पर अपना नेक्स्ट वर्ड लिखकर कोलंबो फोर्स को गायब कर देता है, जिससे वहाँ पर सिर्फ अब न्यूक्लियर फोर्स ही बचता है। और तब उस फोर्स की वजह से पहले स्टेफ और फिर जिब्रिल दोनों कोर में चले जाते हैं। और इस दौरान जिब्रिल को भी ये समझ में आ जाता है कि सोरा ने ये सब स्टार्टिंग से ही प्लान कर रखा था और अब इसीलिए वो ह्यूमंस को सुपीरियर रेस भी मान लेती है। और हम देखते हैं कि इसी तरह ये गेम भी ब्लैंक्स जीत जाते हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम लोग उन लोगों को वापस से लाइब्रेरी में देख पाते हैं, जहाँ पर अब जिब्रिल भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है और सोरा की स्किल्स की तारीफ करने लगती है कि तुम्हारा दिमाग तो बहुत शार्प है। हाँ, जिस पर अब सोरा उसको बताता है कि उसकी स्किल्स अच्छी होगी ही ना, क्योंकि आखिरकार वो गॉड को चैलेंज जो करने वाला है। जो सुनकर जिब्रिल थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, गॉड को चैलेंज। तब सोरा उसको बताती है कि उन दोनों को इस दुनिया में गॉड यानी कि टेट नहीं बुलाया था अपनी हार का बदला लेने के लिए। जो सब सुनकर तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और तब वो अपना सब कुछ उन दोनों के नाम कर देती है और उनको अपना मास्टर मान लेती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम लोग सबको नहाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर शीरो को नहाने का कोई मन नहीं होता है, मगर फिर सोरा के कहने पर उसको नहाना ही पड़ता है। जिसके बाद अब हम लोग स्टेफ और जिब्रिल को जिब्रिल के द्वारा बनाए गए किचन में देख पाते हैं, जहाँ पर अब जिब्रिल स्टेफ को बताती है कि उसको मास्टर सोरा की तरफ से एक मैसेज आया है, जिसमें सोरा स्टेफ से उन दोनों के लिए कुछ बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। जो सुनकर तो अब तो स्टेफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने इसी एक्साइटमेंट के साथ वो उन दोनों के लिए डेजर्ट बनाने लगती है। जो देखकर अब जिब्रिल उससे कहने लगती है, लगता है कि एक अकेली बेचारी इंसान शायद किसी के प्यार में पड़ गई है। जो सुनकर स्टेफ बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और अपना माथा पीटने लगती है और ये चीज जिब्रिल को बहुत ज्यादा फनी लगता है। जिसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में अब हम लोग कुरामी को नहाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर अब उसकी एल्फ फ्रेंड भी आ जाती है। जो देखकर कुरामी पहले तो अपने कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद अब उसकी एल्फ फ्रेंड उसको बताती है कि जब से एल्किया के लोगों ने उनके नए किंग की पॉलिसी को मानना शुरू किया है तब से उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत ज्यादा सुधर गई है। वैसे मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जब से उसे चीटिंग करने के बाद भी आ रही हो तब से तुम बहुत ज्यादा अफसोस महसूस कर रही हो। जिस पर अब कुरामी अपनी फ्रेंड की बात को चेंज करते हुए कहने लगती है, अरे तुम सब अभी वो सब बातें छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ है। जिस पर अब वो एल्फ हाँ में जवाब देती है और कुरामी को बताती है कि उसको कुछ सोर्सेज से ये पता चला है कि वो जो न्यू किंग है उसने किसी तरह एक फ्लूगल को अपनी पर्सनल स्लेव बना लिया है। और तो और वो ईस्टर्न फेडरेशन को लेकर भी बहुत इंटरेस्टेड दिख रहा है। जो सुनकर कुरामी वापस से कंफर्म करने के लिए उससे पूछने लगती है
कि जो बातें अभी उसने बताई हैं क्या सही में ये सच बातें हैं, जिस पर अब वो एल्फ हाँ में अपना सर हिलाती है कि हाँ देवी सारी बातें सच हैं। और तभी ये सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम सोरा को देख पाते हैं जो कि अब जिब्रिल से जो सभी उसको वॉर बीस्ट के बारे में पता है वो बताने को कहता है, जिस पर अब जिब्रिल उन्हें बताती है कि जो वॉर बीस्ट है उनके बीच एंशिएंट टाइम्स में सिविल वॉर्स चलते रहते थे फिजिकल डिफरेंसेस को लेकर, लेकिन तभी एक शियर प्रिंसेस ने आकर आधी सेंचुरी में ही सभी वॉर्स को सेटल कर दिया और सभी क्लेन्स को एक कर दिया, जिससे कि वो लोग वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट कंट्री यानी ईस्टर्न फेडरेशन बन गए। जो सुनकर अब सोरा के मन में खूबसूरत एनिमल लड़कियों की तस्वीरें चलने लगती हैं और इसीलिए तब वो ईस्टर्न फेडरेशन को कॉन्कर करने के लिए वो जिब्रिल से वॉर बीस्ट के बारे में और भी जानकारी बताने को कहता है कि थोड़ा सा और बताओ, थोड़ा सा और बताओ। लेकिन तब जिब्रिल सोरा से माफी मांगते हुए उसको बताती है कि वो इससे ज्यादा उसको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है क्योंकि वो भी एक बार ईस्टर्न फेडरेशन से लड़ चुकी है जिसमें वो हार गई थी। और तब ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आगे फिर इस तरफ हम लोग वापस से कुरामी और उसकी एल्फ फ्रेंड को देख पाते हैं, जहाँ पर अब कुरामी अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि मुझे पता है जरूर कोई और नेशन जैसे कि वॉर बीस्ट एल्किया की मदद कर रहे हैं। जैसा कि तुम जानती हो 11 गार्ड्स यानी एल्फ ने 4 बार वॉर बीस्ट को चैलेंज किया था जिसमें वो लोग सभी के सभी हार गए। तो यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये हो सकती है कि जब मैं ब्लैंक से लड़ रही थी तब मैं तुम्हारी मैजिक की मदद लेकर भी हार गई थी, साथ ही में उन लोगों ने एक फ्लूगल तक को भी हरा दिया। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि जरूर वो लोग वॉर बीस्ट के सोर्सरी का यूज कर रहे हैं जिसको तो एक एल्फ भी डिटेक्ट नहीं कर सकती है। जिस पर अब वो एल्फ उससे पूछने लगती है कि क्या उसको सच में ऐसा लगता है। तब कुरामी हाँ में जवाब देते हुए कहने लगती है कि हाँ मुझे पक्का पता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इम्यूनिटी अपने से हायर रेस को हरा दे। यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होकर सोरा और बाकी लोगों पर आता है, जहाँ पर अब सोरा जिब्रिल से पूछता है कि वैसे तुम क्या ये बता सकती हो कि तुमने कौन सा गेम खेला था वॉर बीस्ट के साथ। जिस पर जिब्रिल सोरा को बताती है कि वॉर बीस्ट के गेम्स की कंडीशन के हिसाब से लूजर की मेमोरी को मिटा दिया जाता है, तो इसीलिए मुझे उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। जो सुनकर अब सोरा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और कहने लगता है कि अगर वो लोग इस तरीके से मेमोरीज को मिटा देते हैं तो फिर कोई भी अगली बार उनके खिलाफ अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएगा और इसी तरह किसी के लिए भी उनसे जीत पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। और तो और वो लोग हमारे माइंड को भी पढ़ सकते हैं, तो फिर आखिर कोई कैसे इस रेस को हरा भी कैसे सकता है, कैसे हारेगी है। आगे फिर अब सोरा इस टॉपिक पर और भी सोचने लगता है और इस दौरान उसको यह एहसास होता है कि जो वॉर बीस्ट की गेमिंग स्टाइल है जिसका इस्तेमाल करके वो लोग सबको हराकर उनके लैंड को कॉन्कर करते हैं वो थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ हाफ सेंचुरी में ही इतनी सारी टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया। जो सुनकर अब जिब्रिल कहने लगती है कि शायद मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जो सुनकर शीरो भी कहने लगती है कि अभी तक सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है जिससे 10 बार ईस्टर्न फेडरेशन को चैलेंज किया है। तब सोरा जिब्रिल से पूछने लगता है कि आखिर इतना बेवकूफ कौन सा कंट्री हो सकता है जो उसको 10 बार चैलेंज कर दिया। जो सुनकर इधर स्टेफ थोड़ी सी घबरा जाती है और तब जिब्रिल सोरा से कहने लगती है, अरे मास्टर क्यों ना आप मेरे साथ ही चलो, मैं आपको बताने की बजाय दिखाई दूंगी। जिस पर अब सोरा मान जाता है और तब जिब्रिल सोरा, शीरो और स्टेफ को अपने साथ टेलीपोर्ट करके ईस्टर्न फेडरेशन के एल्किया एम्बेसी के पास ही ले आती है। जो देखकर अब स्टेफ सोरा को बताती है कि जो टावर अभी वो देख रहा है वो पहले एल्किया पैलेस का हुआ करता था। जो सुनकर अब सोरा सारा माजरा समझ जाता है कि वो बेवकूफ और कोई नहीं बल्कि ये एल्किया किंगडम ही है। और तब इसी के साथ ये सीन भी यहीं पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद अब हम उन लोगों को लाइब्रेरी में देख पाते हैं, जहाँ पर अब सोरा को ये बात पच नहीं रही होती है कि जब खुद एल्फ्स ने भी 4 बार ईस्टर्न फेडरेशन को चैलेंज करके अपनी हार मान ली, तब एल्किया के किंग ने आखिर क्यों 8 बार उनको चैलेंज किया और बेट में तो अपनी आधी किंगडम को ही खो दी। आगे फिर अब सोरा इन सभी बातों को लेकर स्टेफ के ग्रैंडफादर की बेइज्जती करने लगता है कि कैसे वो एक बेकार गेमलर थे और अगर अभी उनके पास उतनी टेरिटरी होती ना तो वो लोग और भी अच्छे से उसको डेवलप कर पाते। और तब अपने ग्रैंडफादर की इतनी बेइज्जती सुनकर स्टेफ बहुत उदास हो जाती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम लोग स्टेफ को अपने रूम में एक छवि को लेकर रोते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब उसको अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है जिन्होंने स्टेफ को बचपन में ये छवि दी थी और बताया था कि उसको ये छवि एक ऐसे इंसान को देना है जिस पर उसको पूरा विश्वास हो कि वो आदमी हमारी इस किंगडम को बचा सकता है। और तभी स्टेफ ये डिसाइड करती है
कि वो ये छवि सोरा को तो कभी नहीं देगी। तभी अचानक से वहाँ पर जिब्रिल आ जाती है, जिसको देखकर 1 मिनट के लिए तो स्टेफ डर जाती है। जिसके बाद अब जिब्रिल स्टेफ को बताती है कि वो यहाँ पर उसको बुलाने के लिए आई है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो वहाँ पर मौजूद होगी तो सोरा की कुछ मदद हो जाएगी। और इतना कहने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है। आगे फिर अब पहले तो स्टेफ ना जाने का डिसाइड करती है, मगर बाद में उसका मन बदल जाता है और इसीलिए अब वो लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है, जहाँ पर जब वो पहुँचती है तब वो सोरा और जिब्रिल की बातें सुन पाती हैं, जहाँ पर अब सोरा को अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों एक ग्रेट किंग अपने 8 मिलियन लोगों की जान खतरे में डालेगा। जरूर इसके पीछे किंग का कोई ना कोई मकसद तो होगा ही। और तब वो किंग के लगाए हुए बेट वाली जगहों को इंस्पेक्ट करने लगता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि जितनी भी जगहों को किंग ने बेट पर लगाया था वो ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थे। और तब तो वो इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा सोचने लगता है, जिससे उसके दिमाग में अचानक से एक बात आती है, जिसके बारे में अब वो सोचकर कहने लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि जो फॉर्मर किंग थे उन्होंने एट द टाइम के बाद इसीलिए बेट नहीं लगाया क्योंकि शायद एट द टाइम में उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया हो। वैसे तो इस बारे में कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट किंग ने अपनी मेमोरी ना गवाई हो। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ जिब्रिल, मैं ह्यूमैनिटी पर बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि हम कमजोर, बेकार और लोनली क्रिएचर हैं, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि मेरी दुनिया में भी ह्यूमैनिटी में कोई बदलाव नहीं आया है। और तब वहीं उधर स्टेफ सोरा के मुंह से ये बातें सुनकर और भी ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी इधर सोरा कंटिन्यू करता है और जिब्रिल को बताता है कि हाँ वो ह्यूमैनिटी पर तो नहीं लेकिन उसके पोटेंशियल पर बिलीव करता है। जो सुनकर उधर स्टेफ की सारी होप वापस आ जाती है और वो रुक जाती है। आगे फिर इधर अब सोरा जिब्रिल से कहने लगता है कि अगर हमें हमारी पोटेंशियल का प्रूफ चाहिए तो वो ये छोटी सी लड़की यानी शीरो दे सकती है। शीरो सच में एक शाइनिंग एग्जाम्पल है ह्यूमन पोटेंशियल की, जो कि गॉड को भी सरपास कर सकती है। मैं इससे पहली बार 8 साल पहले मिला था, तब ये सिर्फ 3 साल की थी। और क्या तुम्हें पता है, जब इसने पहली बार मेरा नाम सुना था तब इसने मुझसे क्या कहा था? इसने मुझसे कहा था कि मैं अंदर से खाली लग रहा हूँ। और तो और इतना ही नहीं, शीरो को उस टाइम पर यह भी पता था कि मेरे नाम का मतलब स्काई है, और वो ही टाइम था जब मैंने उसके जैसा बनने का डिसाइड किया। इतना ही नहीं, हमारे पुराने वर्ल्ड में तो ह्यूमंस आसमान में भी उड़ सकते थे और स्पेस में तारों के बीच भी ट्रेवल कर सकते थे। और अब यह सारी बातें सुनकर तो जिब्रिल को बिलीव ही नहीं होता है, जिस पर सोरा उसको बोलता है कि उसको ही नहीं बल्कि ह्यूमंस को भी इन सभी चीजों पर बिलीव नहीं था, मगर टाइम टू टाइम कोई ना कोई एक ऐसा ह्यूमन आ जाता है जिसने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया। और यही कारण है दोस्त कि मैं ह्यूमैनिटी पर इतना बिलीव करता हूँ। और फिर तो ये सारी बातें सुनकर स्टेफ उधर बहुत इमोशनल हो जाती है और सोरा के पास आकर उसको वो छवि दे देती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम लोग उन सभी को किंग के रूम में देखते हैं, जहाँ पर अब जिब्रिल सोरा से पूछती है कि ये छवि आखिर किस डोर की हो सकती है, जिस पर सोरा जिब्रिल और स्टेफ को बताता है कि उसने पहले ही वो हिडन डोर ढूंढ लिया था। जब मैं और शीरो उस बेड पर सोए हुए थे तब वो थोड़ा सा चुप रहा था और तभी ये पजल स्टार्ट हो गया था। और तब इतना बोलते ही सोरा देखते ही देखते वो हिडन डोर ढूंढ भी लेता है। आगे फिर अब वो लोग उस छवि का यूज करके उस डोर को खोलते हैं, तब उनको उस डोर के पीछे वाली रूम में फॉर्मर किंग की डायरी मिलती है, जिसको जब वो लोग पढ़ते हैं तब सब कुछ साफ हो जाता है। और सोरा कहने लगता है कि मुझे ये लगा ही था कि ओल्ड किंग की मेमोरी नहीं गई थी। जरूर वॉर बीस्ट ने ह्यूमंस को एक इजी प्रे की तरह देखा होगा और इसीलिए उन्होंने उनकी मेमोरी को इरेज नहीं किया होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि ह्यूमंस उन्हें बार बार चैलेंज करें और अपनी टेरिटरी गवाते जाए। और तब ये सारी बातें किंग जरूर जानते होंगे, इसीलिए वो बार बार उन्हें चैलेंज करके उनके गेम को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। और उन्होंने बेकार की जमीनों को बेड पर लगाया तो इससे उन्हें ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। जो सुनकर जिब्रिल सोरा से पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर किंग ने पहले ये बात किसी को क्यों नहीं बताई, जिस पर सोरा उससे कहता है कि जरूर वॉर बीस्ट ने फॉर्मर किंग को प्लेजेस का यूज करके जब तक कि वो जिंदा है तब तक किसी को भी कुछ ना बताने को बोला होगा। और अब जैसे ही वो मर गए वैसे ही प्लेज कैंसिल हो गया और हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। जिसके बाद अब सोरा स्टेफ को उसके ग्रैंडफादर की डायरी देते हुए बताता है कि सही में उसके दादाजी एक ग्रेट मैन थे जिन्होंने बस खुद को बेवकूफ दिखाया था। जिसके बाद अब वो लोग अपने इस नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और तब इसी के साथ ये सीन भी यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। आगे फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोरा और बाकी सब एल्किया एम्बेसी आए होते हैं। तभी स्टेफ सोरा से पूछती है
कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये तो दूसरे किंगडम की लैंड है। जिस पर सोरा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं पहले ही अपॉइंटमेंट ले चुका हूँ। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें गेट पर एक ओल्ड मैन दिखता है। वो ओल्ड मैन उन लोगों का स्वागत करने लगता है और कहता है कि मैं इस एम्बेसी का असिस्टेंट एम्बेसडर हूँ, मेरा नाम इनो हैत्सुसे है और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ जरूर इस एम्बेसी के एम्बेसडर इजुने हैत्सुसे से मिलने आए हो। इनो की बातें सुनकर स्टेफ हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है तो ये सच है कि वॉर बीस्ट सच में लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं। आगे फिर इनो उन सभी को अपने साथ इजुना के पास ले आता है, जहाँ पर जब सोरा और शीरो जब इजुना को देखते हैं तो वो उसकी क्यूटनेस की वजह से उसे पकड़कर उसे सहलाने लगते हैं, उलु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 । जिसके बाद वो दोनों खुद को उससे इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। आगे फिर वो लोग एक जगह पर आकर बैठते हैं और फिर इनो सोरा से पूछता है तो फिर आखिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। जो सुनकर सोरा कहता है तुम तो हमारा दिमाग पढ़ सकते हो ना, तो तुम खुद ही क्यों नहीं पता लगा लेते कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जो सुनकर इनो कहता चुप रहो, तुम्हें मुझे बता नहीं होगा, नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जो सुनकर सोरा कहता है कि तुम मेरे साथ ये गेम क्यों नहीं खेल लेते जिसमें तुम अपने ग्रैंडफादर की पेंटी को बेड पर लगाओ और मैं स्टेफ की पेंटी को बेड पर लगाऊंगा। सोरा की बातें सुनकर इनो गुस्सा हो जाता है, फालतू की बातें मत करो, अगर तुम हमें तुम्हारे यहाँ आने की वजह नहीं बताओगे तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर सोरा कहता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मेरे यहाँ पर आने की वजह बताता हूँ। और ऐसा बोलकर वो और शीरो इनो के किंगडम के मैप के पास जाते हैं। मैप के पास जाकर वो कहते हैं कि हम तुम्हें एक गेम के लिए चैलेंज करते हैं जिसमें हम अपने नेशन की सारी चीजों को बेट पर लगाएंगे और ये वॉर दो नेशंस के बीच में होगी। सोरा की बातें सुनकर पूरा नेशन बेट पर लगा दिया, ये स्टेप बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी सोरा फिर इनो से कहता है कि मेरे पास कुछ सवाल है, जैसे एल्फ ने तुमसे लगातार हारने के बाद भी 4 बार गेम्स क्यों खेला, और चलो खेला तो खेला लेकिन उसके बाद उन्होंने तुम्हें दोबारा चैलेंज क्यों नहीं किया। इसकी तो शायद 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक तो ये कि उन्हें पता चल गया हो कि गेम को जीतना इम्पॉसिबल है और दूसरा ये कि उन्हें गेम तो पता चल गया लेकिन उन्हें यह नहीं पता चला कि वो क्यों हारे। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारा वो गेम असल में एक वीडियो गेम है जहाँ पर एल्फ्स को उसके बारे में कुछ नहीं पता होने से वो बार बार हार रहे थे और वो उस वीडियो गेम के अंदर अपना मैजिक भी यूज नहीं कर सकते थे और उसके बाद तो तुम उनकी मेमोरीज को मिटा ही देते थे ताकि वो फिर से गेम को समझ ही नहीं पाए। और वैसे भी जब ये गेम तुमने बनाया है तो गेम में गेम मास्टर कैसे भी चीटिंग कर सकता है क्योंकि वो गेम उसी ने जो बनाया है। जिसके बाद आगे सोरा ये भी कहता है कि मैं अब ये भी जानता हूँ कि वॉर बीस्ट असल में किसी का दिमाग पढ़ ही नहीं सकते हैं, वो बस ये बता सकते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या फिर झूठ। और इसके अलावा वो लोगों का फेस देखकर अंदाजा लगाते हैं कि सामने वाले क्या सोच रहा होगा। सोरा की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर इनो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इस गेम के बारे में इसे कैसे पता चला, हमने तो पिछले किंग को ये बताने से रोक लिया था और फिर उस किंग को ये थोड़ी ना पता था कि हम लोगों का दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सोरा कहता है अरे तुम सही सोच रहे हो डार्लिंग, किंग किसी को कुछ नहीं बता सकते थे लेकिन ये बेट तो सिर्फ उनके डेथ तक ही था और इसीलिए किंग ने पहले ही उसके बारे में लिख कर एक जगह पर रख दिया था और इससे प्लेज का कोई रूल भी ब्रेक नहीं हुआ। सोरा की बातें सुनकर इनो एकदम सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलने वाला। तो ये सुन के सोरा कहता है अच्छा अगर तुम मेरे साथ ये गेम नहीं खेलोगे तो मैं ये सब एल्फ को बता दूंगा जिससे वो दोबारा तुम्हारे साथ गेम खेलेंगे और क्योंकि तुमने तो चीटिंग की थी तो तुम्हें तो गेम खेलना ही पड़ेगा और फिर इस बार वो लोग अपने मैजिक से तुम्हें हरा देंगे। सोरा की बातें सुनकर इनो एकदम सोच में पड़ जाता है। तभी सोरा कहता है कि चलो मैं ये तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूँ और फिर वो ऐसा कहकर अपनी पूरी रेस के पीस को ही बेड पर लगा देता है जिससे होता यह है कि सभी इम्यूनिटी के चेस्ट पर एक निशान बन जाता है। और तभी हम कुरामी को देखते हैं जो वो निशान देखकर अपनी साथी को बताती है कि अगर कोई पर्सन अपनी रेस पीस को ही हार जाता है तो फिर उस रेस की जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो जाती है और 10 प्लेज भी उन पर लागू नहीं होते हैं और अब इस वजह से वो जल्दी ही इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। वहीं इधर सोरा को ये सब करता हुआ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर इनो भी सोरा से कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम अपनी रेस को इस दुनिया से खत्म करना चाहते हो, आखिरकार तुम लोग हो कौन। इनो की बातें सुनकर सोरा इनो से कहता है कि वो तुम नहीं जानते लेकिन गेम तो हम ही जीतने वाले हैं और हाँ
हम इस दुनिया के नहीं बल्कि हम दूसरे वर्ल्ड से हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि इजुना गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो कुछ दिनों बाद गेम की डेट को फिक्स भी कर लेती है, जिसके बाद हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोरा और बाकी सब अपने कैसल में होते हैं और बाहर सभी लोग उन्हें बुरा भला कह रहे होते हैं, साले बेटे गई कि हमारी जान खतरे में डाल दी। जिस पर जिब्रिल कहती है कि पता नहीं ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। जिस पर स्टेफ कहती है अरे बावड़ी बूझ, क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो मरने वाले हैं तो वो डरेंगे नहीं क्या। जो सुन के सोरा कहता है अरे तुम लोग बेकार की चिंता कर रहे हो, ये गेम तो हम ही जीतेंगे और वैसे भी मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। सोरा के ऐसे बोलते ही बैकग्राउंड ग्लिच करने लगता है और तभी सोरा एक जगह देखकर कहता है तो आखिरकार तुम आ ही गए। और ऐसा बोलने के बाद वो शीरो से कहता है कि शीरो हम दोनों एक हैं और हम ये गेम जरूर जीतेंगे। अभी तुम्हें अपनी मेमोरीज को बचा के रखना है। मैं अभी जा रहा हूँ उस लास्ट पीस को लेने के लिए जिससे कि हम उन वॉर बीस्ट को हरा सकें। सोरा ऐसा बोलकर जाने लगता है, जो देखकर शीरो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोरा धुम गायब हो जाता है। जिसके बाद आगे हमें शीरो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम छोटी शीरो को देखते हैं जो कि एक ऑर्फेनेज में थी, जहाँ पर उसके साथ साइंटिस्ट बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसके कुछ समय बाद उसे एक फैमिली एडॉप्ट कर लेती है और वहीं वो पहली बार अपने भाई सोरा से मिलती है। उसे देखकर शीरो पहली बार उससे बोलती है कि तुम तो बिल्कुल ब्लैंक हो, क्योंकि उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। अच्छा, इसीलिए इनकी टीम का नाम ब्लैंक है। खैर सोरा उसकी बात सुन के थोड़ा चौंक जाता है और फिर वो शीरो से कहता है कि क्यों ना हम एक साथ एक गेम खेलें। और इसी के साथ उन दोनों की स्टोरी शुरू हो जाती है। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ शीरो नींद से उठती है और उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा होता है और फिर वो अपने भाई को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टेफ आ जाती है और शीरो से कहने लगती है कि आप ठीक तो हैं? शायद आपने कोई बुरा सपना देखा है क्योंकि आपका कोई भाई नहीं है। ये सुनकर शीरो बहुत हैरान हो जाती है, जैसे कि हम लोग हैरान हैं, और सोरा के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद फिर स्टेफ और जिब्रिल शीरो के पास आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि सोरा नाम का तो कोई भी इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो बस उसका एक सपना है, सच नहीं है। लेकिन शीरो ये मानने से इनकार कर देती है और उससे पूरा यकीन है कि सोरा असल में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब देखकर जिब्रिल उसे अपने साथ एक चेस गेम खेलने को बोलती है, जिस पर शीरो मान जाती है। जिसके बाद जिब्रिल कहती है कि आप इस गेम में सोरा से रिलेटेड अपनी मेमोरीज को बेट पर लगा देना और फिर आप जानबूझकर हार जाना, जिससे आपकी सोरा से रिलेटेड सारी मेमोरीज चली जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि वैसा ही होता है। शीरो जानबूझ के जिब्रिल से हारने लगती है, जिसकी वजह से सोरा की सारी यादें उसके दिमाग से हटने लगती हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो हारने के लिए अपना फाइनल मूव करने वाली थी कि तभी उसे सोरा दिखने लगता है। वो देखती है कि सोरा उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसे याद आता है कि ब्लैंक्स कभी हारते नहीं हैं। ये याद आते ही वो जिब्रिल को हरा देती है, जिससे कि उसे सब कुछ फिर से नॉर्मल दिखने लगता है। आगे फिर जिब्रिल शीरो से पूछती है कि मास्टर आपने ये गेम क्यों जीत लिया, जिस पर शीरो कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि सोरा असली में है और मैं ये अच्छे से जानती हूँ। जो सुन के स्टेफ कहती है कि शायद जो आप कह रही हो सही है, लेकिन फिर उसके बारे में हमें कुछ याद क्यों नहीं है। तो यह सुनकर शीरो स्टेफ और जिब्रिल से पूछती है कि वो उस दिन क्या कर रहे थे जिस दिन सोरा गायब हुआ था। जिस पर जब वो दोनों याद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं आता है। और फिर शीरो स्टेफ को टच करने लगती है और कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर स्टेफ कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर शीरो बताती है कि तुम्हें लव की फीलिंग नहीं आई, इसका मतलब वो मैं नहीं थी जिसने तुम्हें उससे प्यार करने को कहा था। शीरो की बातें सुन के स्टेफ को भी अब कुछ कुछ शक होने लगता है। आगे फिर शीरो जिब्रिल को उस जगह पर कोई मैजिक तो यूज नहीं हो रहा है, वो पता लगाने को कहती है। जो सुनकर जिब्रिल अपनी पावर से उस जगह को स्कैन करने लगती है और फिर वो बताती है कि हाँ, यहाँ पर कोई मैजिक यूज हुआ है। जिसके बाद शीरो अपने मन में सोरा की कई बातों को याद करने लगती है और फिर उसे पता चल जाता है कि सोरा तो असल में एक एल्फ को लाने गया है और उसने कुरामी को चैलेंज कर दिया इसमें, और फिर दोनों ने ही अपनी एग्जिस्टेंस को बेट पर लगा रखा है। आगे फिर हमें सोरा को ही दिखाया जाता है जो कि सच में ही कुरामी के साथ अपनी एग्जिस्टेंस को बेट करके गेम खेल रहा होता है, और अगर वो ये गेम हार जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जिसके बाद इधर आगे शीरो को जमीन पर ओथेलो गेम की 3 पीस दिखाई देती है, जिससे वो अच्छे से समझ जाती है कि सोरा क्या चाहता है।
जिसके बाद हम फिर से सोरा को देखते हैं जो कि कुरामी से कहता है कि देखो, अगर आगे कोई प्लेयर गेम को कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसकी जगह वो गेम कोई और भी खेल सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोरा तो जानबूझ के गेम को हारने लगता है, जिसकी वजह से उसकी लगभग सारी मेमोरीज खत्म हो जाती है और वो गायब हो जाता है, जो देखकर अब कुरामी को लगता है कि वो ये गेम जीत चुकी है। लेकिन तभी वो ये देखती है कि गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है और तभी हम देखते हैं कि अब सोरा के बदले शीरो उस गेम को खेलने लगती है और वो तो बहुत ही खतरनाक होती है। वो एक ही झटके में गेम को जीत जाती है, जिससे उस रूम में हुआ मैजिक टूट जाता है और सोरा और कुरामी फिर से वहाँ पर आ जाते हैं। शीरो सोरा को देखते ही उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर कुरामी तो बेहोश हो चुकी थी और वो एल्फ उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोरा आ जाता है और कहता है कि चलो अब मेरे डिमांड रखने का वक्त आ गया है, जो देखकर वो एल्फ रोने लगती है और सोरा से कहती है कि देखो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो, लेकिन कुरामी को छोड़ दो। जिस पर सोरा कुछ नहीं कहता है और अपनी पहली डिमांड रखते हुए कहता है कि हम दोनों अपनी अपनी मेमोरीज के साथ एक दूसरे की मेमोरीज की कॉपी भी अपने अपने दिमाग में रखेंगे। और सोरा के ऐसे बोलते ही कुरामी ठीक हो जाती है। तभी जिब्रिल बताती है कि अब जब दोनों के पास एक दूसरे की मेमोरी है तो अब वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और अब वो एक दूसरे पर पूरी तरीके से ट्रस्ट भी कर सकते हैं। आगे फिर सोरा अपनी दूसरी डिमांड करता है कि अब एल्फ मेरे लिए काम करेगी और तो और मैं इसकी मेमोरीज में कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनकर वो एल्फ थोड़ा डर जाती है, लेकिन तभी कुरामी उससे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस हमें इसके लिए स्पाई करने को कह रहा है। ऐसा बोलकर फिर कुरामी सोरा से कहती है कि अब जब मैं तुम्हारे प्लान के बारे में जानती हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद फिर सोरा शीरो को और कुरामी एल्फ को पकड़कर कहते हैं कि मैं दोबारा फिर ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं बहुत डर गया था। और फिर वो लोग रोने लगते हैं। यहाँ पर सीन वापस से शिफ्ट होता है, जिसके बाद हम सोरा, शीरो और बाकी सबको एक साथ बैठकर ईस्टर्न फेडरेशन को हराने का प्लान बनाते हुए देखते हैं। और तभी कुरामी अपनी एल्फ साथी को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि इसका नाम फिल निल्वेलन है। फिल मेरी बचपन की दोस्त है, मगर असल में तो वो मेरी मास्टर है। आगे फिर कुरामी सबको बताती है कि दरअसल मैं और मेरी फैमिली बहुत सालों से निल्वेलन फैमिली के स्लेव्स हैं। मेरा जन्म एल्वेन गार्ड में हुआ था। निल्वेलन फैमिली असल में एल्वेन गार्ड में बहुत ज्यादा फेमस है और वो लोग वहाँ पर बहुत ऊपर पोस्ट पर हैं। लेकिन फिर भी फिल मुझे कभी भी एक स्लेव की तरह नहीं देखती है, वो मुझे अपना दोस्त समझती है। और अब जब निल्वेलन फैमिली का पुराना हेड मर चुका है तो अब फिल ही अपनी फैमिली की हेड है और इसी वजह से हमारा रिलेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन फिर भी फिल आज भी उन सारे स्लेव्स को फ्रीडम दिलाने के लिए काम करती है। कुरामी की बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी स्टेफ फिल से पूछती हैं कि क्या तुम सच में अपने किंगडम के खिलाफ जाकर हमारी मदद करोगे। जिस पर फिल हाँ कहती है और कहती है कि अगर इससे मैं कुरामी और बाकी सभी स्लेव्स को बचा सकती हूँ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आगे फिर कुरामी सबको बताती है कि जब से वॉर बीस्ट की रूलर श्राइन प्रिस्टेस अपीयर हुई है तब से वो इन्हें 50 सालों में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बना चुकी है। और तो और वॉर बीस्ट के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसे ब्लड डिस्ट्रक्शन कहते हैं। उसकी वजह से उनकी फिजिकल एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए हमें कोई अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। आगे फिर सीन गेम के दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अपने हाथों में वेपन लेकर सोरा और उसके साथियों को वॉर बीस्ट के पास जाने से रोक रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जिब्रिल आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें आगे जाने की जगह दे देते हैं। जिसके बाद आगे वो लोग ईस्टर्न फेडरेशन में पहुँच जाते हैं, जहाँ इनो उन्हें एक जगह पर इंतजार करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। और तभी सोरा स्टेफ से कहता है कि तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुम मुझसे एक गेम में हार गई थी और मैंने उस दिन तुम्हें अपनी डिमांड नहीं बताई थी। जो सुनकर स्टेफ हाँ कहती है कि हाँ याद है। और तभी सोरा जिब्रिल का मैजिक यूज करके उन लोगों की आवाज को इस रूम से बाहर जाने से रोकने को कहता है, जिस पर जिब्रिल मान जाती है और अपना मैजिक यूज कर देती है। जिसके बाद फिर सोरा स्टेफ को अपनी डिमांड बताने लगता है, लेकिन वो हमें नहीं पता चलता है। क्यों यार, हमको क्यों नहीं पता चलता है? अरे नहीं चलता नहीं चलता, बाद में चल जाएगा। जिसके बाद आगे वो लोग गेम के एरिना में आ जाते हैं, जहाँ ऑडियंस में वॉर बीस्ट और इम्यूनिटी दोनों होते हैं। आगे फिर इनो उन्हें वॉर बीस्ट
बीस्ट के बनाए हुए एक आर्टिफिशियल सीट पर बैठने को बोलता है, जिसके बाद वो सबको बताने लगता है कि ईस्टर्न फेडरेशन लूसिया कॉन्टिनेंट में उनके पास जो कुछ भी है वो बेट कर रहा है और वहीं पर एल्किया किंगडम अपने रेस पीस को बेट कर रहा है। इस गेम में इम्यूनिटी की तरफ से 4 प्लेयर खेलने वाले हैं और वॉर बीस्ट की तरफ से इजुना ये गेम खेलने वाली है। आगे इनो कंटिन्यू करती है, हाँ लेकिन पहले की ही तरह अगर वॉर बीस्ट ये गेम जीत जाते हैं तो हम सारी इम्यूनिटी ऑडियंस और प्लेयर की गेम की मेमोरीज को मिटा देंगे। गेम के रूल सबको गेम के स्टार्ट होते ही बता दिया जाएगा। और इतना कहने के बाद इनो गेम को स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कुरामी और फिल उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि सोरा ने ही उन्हें इनो पर उनके मैजिक से नजर रखने को कहा था ताकि वो गेम के बाहर से तो कोई चीटिंग ना कर पाए। इनो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि सोरा तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है इससे तुम हमें रोक लोगे? आगे फिर हमें सोरा और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि गेम में एंटर ही करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर स्टेफ सोरा से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम ये गेम जीत पाएंगे? जो सुनकर सोरा कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मैंने सभी इम्यूनिटी को गुस्सा क्यों दिलाया था? जिस पर सोरा कहता है कि मैंने जानबूझ के सभी इम्यूनिटी को गुस्सा दिलाया था जिससे कि उन्हें हम पर बिल्कुल भी भरोसा ना हो और फिर वो बिल्कुल अच्छे से हमारे गेम को देखने लगेंगे, क्योंकि अगर उनको हम पर ट्रस्ट होगा कि हम ये गेम तो जीत ही सकते हैं तो वो सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे। और अब जब क्योंकि वो सभी लोग गेम को बिल्कुल अच्छे से देख रहे होंगे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो अब इसकी वजह से वॉर बीस्ट को चीटिंग करने में और भी ज्यादा मुश्किल होगी और वो बहुत ऑब्वियस चीटिंग को तो यूज नहीं कर पाएंगे। सोरा की ऐसी इंटेलिजेंस को देखकर तो सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और जिब्रिल तो सोरा की तारीफ करने लगती है, वाह मास्टर वाह, क्या दिमाग पाया है। और तभी फिर वो लोग गेम में एंटर कर जाते हैं। जिब्रिल और स्टेफ अपने आसपास की जगहों को देखने लगती है और कहती है कि यह तो एक वर्चुअल सिटी है, पर ऐसी सिटी तो हमने पहले कभी नहीं देखी। वो ऐसा बोलकर जब सोरा और शीरो की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों तो ये सब देखकर जमीन पर लेटे हुए थे और भयंकर ही डर रहे होते हैं, भगवान ये क्या है। और फिर वो दोनों स्टेफ और जिब्रिल से माफी मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे ये नहीं होगा, हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये गेम हमारे टोक्यो सिटी पर सेट होगा। खैर इसके बाद इनो उन्हें उस गेम का इंट्रो दिखाने लगता है और बताता है कि इस गेम का नाम लव और लव्ड 2 है। इसमें तुम्हें बहुत सारी लड़कियां दिखेंगी जो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम्हें अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करके उस लड़की तक इजुना तक पहुंचना होगा और तुम लोगों को अपनी गन से उसे हिट करना होगा ये गेम जीतने के लिए। हाँ लेकिन ध्यान रखना, इस गेम में तुम लोग कोई मैजिक यूज नहीं कर सकते हो। जिसके बाद इनो उन्हें यह भी बताता है कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि ये सब कुछ फेक है। जो सुनकर सोरा सब कुछ समझ जाता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन शीरो तो अभी भी डर रही होती है। तो सोरा उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेना ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई असली इंसान नहीं है। जो सुनकर फिर शीरो भी थोड़ा शांत हो जाती है। हे भगवान, इंसानी प्रजाति इतनी वाहियात हो चुकी है कि इनको अब इंसानों से डर लगने लग गया है। खैर इसके बाद इनो उन लोगों को उनके गन्स दे देता है जिन्हें वो लव लव गन कहता है और फिर वो गेम समझाने लगता है और बताता है कि इस गेम में तुम्हें एनपीसी से बचकर उन्हें मारते हुए इजुना तक पहुंचना है। एनपीसी को मारने से तुम्हारी गन्स में एमो आती जाएगी। हाँ और एक और बात, अगर इजुना तुम में से किसी को अगर अपनी गन से हिट कर देती है तो वो पर्सन इजुना के कंट्रोल में आ जाएगा और फिर वो पूरी तरीके से उसी की बात सुनेगा। और हाँ, तुम भी अगर किसी दूसरे पर इस गन से हिट कर देते हो तो वो पर्सन हिट करने वाले के प्यार में पड़ जाएगा। तो साफ है, अगर इजुना तुम सभी को हिट कर देती है तो वो ये गेम जीत जाएगी, लेकिन अगर तुम लोग उससे पहले अगर उसे हिट कर देते हो तो तुम लोग ये गेम जीत जाओगे। बस गेम के बारे में जानने के बाद वो सभी लोग सिटी में घूमने लगते हैं और एनपीसीज को मारने लगते हैं। और तभी सोरा अपने मन में कहता है कि जहाँ तक मैं ये गेम समझा हूँ, अगर हम एनपीसीज को मारते हैं तो हमारी गन्स में एमो रिफिल होने लगता है, लेकिन अगर वो एनपीसीज हमें पकड़ लेंगे तो हमारी गन्स पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, जिसका मतलब
मतलब ये हुआ कि वो पर्सन फिर बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि एनपीसीज ने स्टेफ को पकड़ लिया होता है, जिससे उसकी सारी एमओ खत्म हो जाती है। तो ये देखकर सोरा इनो से पूछता है कि अगर हमें किसी प्लेयर को फिर से एमओ देना है तो क्या करना होगा, जिस पर इनो बताता है कि अगर तुम उसे अपनी गन से हिट कर देते हो तो फिर से उसकी गन में एमओ आ जाएगा। जो सुनकर सोरा स्टेफ को अपनी गन से हिट कर देता है, जिससे उसकी गन में एमओ तो आ जाती है, लेकिन वो सोरा के प्यार में पागल हो जाती है। जो देखकर फिर सोरा स्टेफ को उसी के गन से हिट करवा देता है। जिसके बाद सोरा शीरो से कहता है कि तुम एक बात याद रखना शीरो, चाहे ये गेम ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें हमारा स्टेमिना भी खत्म होता है और इजुना के पास हमसे बहुत ज्यादा स्टेमिना है, तो इसीलिए तुम जितना हो सके उतना कम स्टेमिना यूज करने की कोशिश करना, ताकि हम उस बचे हुए स्टेमिना को जरूरत के वक्त यूज कर सके। ऐसा बोलने के बाद वो सभी लोग फिर से गेम को खेलने लगते हैं और गेम खेलते खेलते सोरा को यह पता चलता है कि वो लोग अपने कपड़ों को एक शील्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब बुलेट बॉडी के बजाय कपड़ों को टच करती है तो वो कपड़े तो गायब हो जाते हैं लेकिन पर्सन बच जाता है। आगे नेक्स्ट सीन में हम लोग इजुना को एक बिल्डिंग में देखते हैं जिसके पास शीरो आ रही होती है, लेकिन तभी इजुना को अपनी सिक्स्थ सेंस की वजह से उसका पता चल जाता है और वो शीरो की तरफ अपनी गन से फायर कर देती है, लेकिन शीरो उसे अपनी गन से फायर करके बच जाती है, जिससे कि उन दोनों के बीच अब फाइट स्टार्ट हो जाती है, धूम ताना, जहाँ पर हम देखते हैं कि शीरो इजुना पर बहुत भारी पड़ रही होती है और ये सब देखकर इजुना भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी हम सोरा को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि इजुना तुम जरूर अभी बहुत ज्यादा हैरान हो रही होगी, लेकिन सारी गेम में मैं ही हमेशा से बेस्ट नहीं था। शीरो ऐसे शूटिंग गेम्स में मुझसे भी ज्यादा अच्छी रही है और उसने ऐसे गेम में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। आगे हम देखते हैं कि इजुना हार रही होती है और तभी शीरो इजुना पर बहुत सारी बुलेट्स फायर कर देती है, जो देखकर इजुना अब कुछ नहीं कर पाती है और फिर उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है और बिल्डिंग से बाहर कूद जाती है। लेकिन तभी वो अपने ऊपर जिब्रिल को देखती है और फिर जिब्रिल भी इजुना पर फायर करने लगती है, मगर तभी इजुना अपनी फिजिकल एबिलिटीज का यूज करके उसके अटैक से बच जाती है और उसे अपने गन से हिट कर देती है। लेकिन तभी सोरा दूर एक बिल्डिंग से उनके ऊपर फायर कर देता है, जिससे जिब्रिल फिर से सोरा की टीम में आ जाती है और फिर सोरा एक और बुलेट इजुना पर भी फायर कर देता है, जो बस इजुना को लगने ही वाला था कि तभी इजुना अपने क्लोथ्स का यूज करके उससे बच जाती है, जिसके बाद तो फिर वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम कुरामी और फील को देखते हैं जो कि शीरो की स्किल्स देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन वो इजुना की एबिलिटी को देखकर भी हैरान हो गए थे। वहीं सभी इम्यूनिटी ऑडियंस भी अब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि हमारा किंग तो सच में बहुत कमाल का है यार। आगे सीन फिर से सोरा की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वो सबसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये वॉर बीस्ट की कोई सिक्स्थ सेंस वगैरह है, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो चीटिंग कर रही है, जरूर वो लोग टेलीपैथी का यूज कर रहे हैं। सोरा ऐसा कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि इनो इन्हें ही देख रहा होता है और फिर वो टेलीपैथी से इजुना को बता देता है कि वो लोग कहाँ पर हैं और ये भी बता देता है कि वो लोग अभी बहुत थक चुके हैं। जो सुनते से फिर इजुना सोरा और उसके साथियों के पास आ जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। यहाँ पर सीन और कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। सोरा और उसकी साथी एक जगह पर छुपे हुए हैं और शीरो इजुना को हराने का प्लान बना रही होती है। हम देखते हैं कि शीरो ने तो पूरी जमीन को ही अपनी कैलकुलेशन से भर दिया था, क्या जो देखकर जिब्रिल थोड़ी परेशान होने लगती है और कहते हैं कि शायद मास्टर शीरो के लिए भी ये काम इम्पॉसिबल है। तभी शीरो सोरा से कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, जिस पर सोरा कहता है कि हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो। और हम देखते हैं कि शीरो ने अपनी कैलकुलेशन के आंसर को ब्लैंक छोड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर इजुना आ जाती है और वो सोरा पर फायर कर देती है, लेकिन शीरो सोरा के सामने आ जाती है, जिससे सोरा तो बच जाता है लेकिन वो बुलेट सीधा शीरो को हिट कर देती है, जिससे अब वो इजुना के कंट्रोल में चली जाती है। अब ये सब देखकर जिब्रिल सोरा को लेकर वहाँ से भाग जाती है और फिर वो सोरा से कहती है कि मास्टर, आपको क्या पता है कि शीरो ने आपको क्यों बचाया, जिस पर सोरा कहता है कि अगर शीरो ने ऐसा किया है तो जरूर ये उसका कोई प्लान होगा और उसने अपने आंसर्स को भी ब्लैंक छोड़ा था, इसका मतलब ये सब उसने जानबूझ के किया है। और ऐसा बोलने के बाद सोरा जिब्रिल से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ वक्त तक इजुना को बिजी रख सकती हो, जिस पर जिब्रिल हाँ कहती है और फिर वो इजुना के पास चली जाती है। हम देखते हैं कि जिब्रिल अपनी पावर्स को दिखाने लगती है और इजुना से कहती है कि मास्टर ने तो मुझे बस तुम्हें रोकने को कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगी साला।
गजब का कॉन्फिडेंस है। ऐसा बोलने के बाद फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीरो सोरा के पीछे पड़ी होती है और सोरा उससे बचकर भाग रहा होता है। अरे रुक जाओ देवी, मुझे क्यों मार रही हो? तभी सोरा नोटिस करता है कि शीरो उसे पकड़ने के लिए भाग नहीं रही है। अगर वो सोरा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही होती तो शायद अब तक वो सोरा को पकड़ चुकी होती। और तभी सोरा को याद आता है कि उसी ने तो शीरो को उसके स्टेमिना को बचाकर रखने को कहा था। जो याद आते तो फिर सोरा को कुछ समझ आ जाता है और इसके बाद वो बिल्डिंग के रूफ पर आ जाता है, जिसके बाद वहाँ पर शीरो भी आ जाती है और वो सोरा पर फायर कर देती है। लेकिन तभी सोरा को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो एक भी बुलेट से बचने की कोशिश ही नहीं करता है और फिर वो शीरो को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम कभी ये नहीं सोच पाओगे कि मैं तुम्हारे बुलेट से बचने की कोशिश नहीं करूंगा और इसीलिए तुमने मेरे साइड में फायर किया था। ऐसा बोलने के बाद वो शीरो पर फायर कर देता है, जिससे वो ठीक हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर इजुना आ जाती है और उसे लग रहा होता है कि अभी जो सोरा ने शीरो पर फायर किया है तो शीरो अभी हिल नहीं सकती है। लेकिन तभी अचानक से वो देखती है कि शीरो ने अपनी गन को उसकी तरफ पॉइंट किया होता है, जो देखकर वो एकदम हैरान हो जाती है। और तभी सोरा उसे बताता है कि जो शीरो है वो स्टार्टिंग से ही उसके टीम में नहीं थी। असल में उसके कपड़ों की वजह से उसे बुलेट लगी ही नहीं थी और अभी तो सोरा ने बस शीरो के पेंटिस पर फायर किया था, ना कि उस पर, जिससे इजुना को लगे कि शीरो अभी हिल नहीं सकती और वो उसके पास में आ जाए। असल में यह सब स्टार्टिंग से ही शीरो का प्लान था। आगे फिर शीरो इजुना पर फायर कर देती है, मगर इजुना उससे बच जाती है। लेकिन तभी पीछे से जिब्रिल भी आ जाती है और वो भी इजुना पर फायर कर देती है। हम देखते हैं कि बुलेट बस इजुना को लगने वाला होता है कि तभी इजुना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उस बुलेट से बच जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो इजुना और भी ज्यादा तेज और ताकतवर हो जाती है, जिस वजह से अब वो सोरा और शीरो पर भारी पड़ने लगती है। जो देखकर अब एक औरत कहने लगती है कि ये वॉर बीस्ट की एक स्पेशल एबिलिटी ब्लड डिस्ट्रक्शन है, जो कि उनकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। साथ ही में ये एबिलिटी बहुत कम ही वॉर बीस्ट के पास में होती है। जिसके बाद अब वापस से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में अब हम लोग सोरा और शीरो को इजुना से भागते हुए देखते हैं। बचा ले रे देवा। जहाँ पर अब भागते भागते सोरा ये समझ जाता है कि वॉर बीस्ट का असली चीट कोड यही है और तभी हम ये देख पाते हैं कि इजुना अब उन दोनों को एक ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ से अब वो दोनों कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। जिसके बाद अब जब उन दोनों के पास कोई चारा नहीं होता है तो इसीलिए अब वो दोनों इजुना पर अपनी पूरी ताकत से रश कर देते हैं। मगर तभी इजुना सोरा के बुलेट्स को अपने बुलेट से आराम से ब्लॉक कर देती है और अपनी एबिलिटी का यूज करके सोरा और शीरो को अपने बुलेट से हिट कर देती है। और अब ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और वहीं पर इजुना के दादाजी भी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि इजुना के इस परफेक्ट हेड शॉट के बाद तो जीत उनकी पक्की थी। आगे फिर अब इजुना अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और अपनी जीत की खुशी मनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसकी खुशी को खत्म करते हुए वहाँ पर स्टेफ आ जाती है, जो कि उसको पीछे से अपनी बुलेट से हिट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि सोरा और शीरो भी होश में आ जाते हैं, जहाँ पर अब सोरा कहने लगता है, अरे वाह 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 वाह, लगता है मेरा प्लान काम कर गया। जो सुनकर अब इजुना के दादाजी एकदम हैरान हो जाते हैं, उनके टकले के बाल उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगा ही नहीं था कि वो लोग कुछ ऐसा करने का प्लान कर रहे थे। जिस पर सोरा बताता है कि मुझे लगा ही था कि सिक्स्थ सेंस होने के बाद भी तुम उस अटैक को तो सेंस नहीं कर पाओगी। वैसे लास्ट टाइम जब सोरा ने जिब्रिल के बुलेट्स को बाउंस बैक किया था तब वो तुम्हारे लिए एम नहीं कर रही थी, वो तो पीछे मौजूद स्टेफ के लिए था, जिसको कि एक एनपीसी अपने कंधे पर लेकर जा रही थी। और जैसा कि आपको पता ही है कि एनपीसी की मूवमेंट सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, तो हमने पहली कैलकुलेशन की मदद लेकर ही प्रिडिक्ट कर लिया था। और एक बात, जैसे कि एनपीसी मूवमेंट करते समय कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, तो इजुना के लिए स्टेफ को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। साथ ही में स्टेफ जो कि अनकॉन्शियस थी, उसके लिए भी इजुना को ढूंढना मुश्किल था। तो हमने जानबूझकर इजुना को इस जगह पर लाया, जहां पर मैंने पहले से ही स्टेफ को प्लेजेस की मदद लेकर अपनी बात मानने का ऑर्डर दिया था, जिसके हिसाब से जब भी उसके ऊपर से लव मैजिक उतरेगा तब वो उस एनपीसी के ऊपर तब तक वेट करेगी जब तक उसकी एनर्जी खत्म होने वाली होगी, और फिर जैसे ही ऐसा होगा तब उसको स्ट्रेटली फायर करना होगा। तो बस यहाँ पर हमने सिर्फ एनपीसीज की मूवमेंट को कैलकुलेट किया और अब तो आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान को सुनने पर भी 2 बार सुनने पर हमको ये समझ में आएगा कि ये कैसे किया और इन लोगों ने इस प्लान को अप्लाई कर दिया।
सोचो इनमें कितना दिमाग है यार। अब ये सुनकर इजुना के दादाजी भी कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कैलकुलेशन की मदद से कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ये देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुमने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया हो। जो सुनकर अब सोरा उनकी पोल को खोलते हुए कहने लगता है कि वैसे मुझे आपके सभी प्लान्स के बारे में पहले से ही पता था। आप पूरे गेम के समय हमारे हार्ट बीट्स को मॉनिटर करते रहते थे, और इतना ही नहीं, साथ ही में आप इजुना को हमारी लोकेशन भी बताते रहते थे, है ना। जो सुनकर तो अब वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और तब सोरा वापस से उनको बताने लगता है कि कैसे उसने उन्हीं के प्लान को यूज करके उनको हराया था, जिसका मतलब चाल तो आप अपनी चल रहे थे मगर उसे कंट्रोल हम कर रहे थे। मुझे पता है कि ये रिजल्ट सबके लिए अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन जैसा कि मैं बता दूं कि हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन कमजोरों के पास भी अपने से ताकतवरों से लड़ने का एक अपना ही तरीका होता है। तो चलो अब ओल्ड मैन, अब किस बात की देरी है, विनर अनाउंस करो। जिस पर ना चाहते हुए भी उनको सोरा और शीरो को विनर डिक्लेयर करना पड़ता है, और साथ ही में वो ये भी डिक्लेयर करते हैं कि 10 प्लेजेस के हिसाब से अब ईस्टर्न फेडरेशन अपने सभी राइट्स एल्कियन किंगडम को देती है। जो सुनते से अब तो सभी ह्यूमंस में एक अलग ही खुशी की लहर फैल जाती है। जिसके बाद हम लोग इजुना को देख पाते हैं जो कि अपनी इस हार की वजह से बहुत दुखी हो जाती है, जो देखकर उसके दादाजी उससे कहने लगते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने और पूरे नेशन ने ही ये फैसला लिया था। आगे फिर अब सोरा और बाकी लोग भी इजुना को ये दिलासा देने लगते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसको तो ये गेम खेलते हुए बहुत मजा भी आ रहा था। जिस पर इजुना रोते हुए कहने लगती है कि मेरी ऐसी खुशी का क्या फायदा, क्योंकि अब मेरे हारने की वजह से बहुत से लोग खतरे में पड़ गए हैं। जिस पर सोरा और शीरो उसको ये दिलासा देते हैं कि किसी की भी जान नहीं जाने वाली है। वैसे पहली बार हारने की इस फीलिंग की वजह से तुम्हें इतना मजा आया। और तब फिर वो लोग इजुना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहने लगते हैं, तो चलो आज से तुम हमारी दोस्त हो, साथ ही में एक गेमर भी। जिस पर इजुना उनकी दोस्ती बनाने को मान जाती है और उन दोनों को बताती है कि अगली बार वो नहीं हारेगी। हाँ, जिसके बाद अब हम लोग कुरामी को देखते हैं जो कि सोरा की इस जीत को देखकर बहुत खुश हो जाती है, और तब उसको ह्यूमैनिटी के फुल पोटेंशियल पर यकीन भी हो जाता है। जिसके बाद फिर अब वो फी के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है, और तब इसी के साथ ये सीन भी यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब सबको नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब स्टेफ सोरा को कुछ बताने के लिए दौड़ते हुए आ रही होती है, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो दीवार से जाकर भीम टकरा जाती है। तब सोरा स्टेफ को बताता है कि उसको वो बात पहले से ही पता है जो वो उसको यहाँ पर बताने आई है। वो यही बताने वाली थी ना कि ईस्टर्न फेडरेशन ने गेम से पहले ही अपनी सारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। जिस पर अब स्टेफ सोरा से पूछने लगती है कि जब उसको इस बारे में पहले से ही पता था तब उसने उनको रोका क्यों नहीं। जिस पर सोरा बताता है कि ये गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न फेडरेशन की डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव। और तब सोरा के इतना कहते ही वहां पर मौजूद ईस्टर्न फेडरेशन की असली लीडर सामने आ जाती हैं, जिनको देखकर अब सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तब वो सोरा को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं हूँ श्राइन प्रिस्टेस और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके साथ ही ये सीन भी यहीं पर शिफ्ट होता है। आगे फिर हम नेक्स्ट सीन में हम लोग सभी को ईस्टर्न फेडरेशन की कैपिटल सिटी जो कि सी के अंदर छुपी हुई है वहां पर देख पाते हैं, जहां पर अब श्राइन प्रिस्टेस ये रिवील करती है कि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सोरा एल्व्स की मदद लेकर उनके ऊपर स्पाई करेगा। मुझे तो लगा था कि तुम लोग खुद ही एल्व्स के स्पाई हो, लेकिन मैं गलत थी। वैसे मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तुम इस मैटर में एवेथियम जिसकी मेंबर जिब्रिल थी और 11 गार्ड्स को इन्वॉल्व करोगे। वैसे अब जब हमारे सीक्रेट सबके सामने खुल गए हैं तो अब हम ह्यूमैनिटी को तो हरा सकते हैं मगर एल्व्स और फ्लूगल्स को नहीं। तो इसीलिए अब मैं अपनी कंट्री के लिए तुमसे यानी ह्यूमैनिटी से हमारी इस लॉस का बदला लूंगी। जो सुनकर सोरा अब मुस्कुराते हुए उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद अब सोरा एक कॉइन प्रिस्टेस को देते हुए कहने लगता है कि मैं उन कॉम्प्लिकेटेड गेम्स को खेलकर थक चुका हूँ, तो इसीलिए चलो अब इस गेम को एक टॉइन कोस करके खत्म करते हैं। जो सुनकर अब वो प्रिस्टेस सोरा को कॉइन वापस कर देती है और हंसने लगती है। तब सोरा प्रिस्टेस को बताता है कि अगर वो इस टॉस को जीता तो उसको ईस्टर्न फेडरेशन की सारी टेरिटरीज चाहिए। जिस पर अब प्रिस्टेस भी बताती है लेकिन अगर वो जीती तो उनको अपने लोगों का राइट्स वापस चाहिए। लेकिन सोरा, मैं इस गेम से पहले तुमसे एक प्रॉमिस भी चाहती हूँ कि अगर मैं इस गेम को हार भी जाती हूँ तो भी तुम इजुना, इनो और मेरे बाकी लोगों का ख्याल रखोगे। जिस पर सोरा मान जाता है और फिर वो उस कॉइन को टॉस करते समय
प्रिस्टेस को कॉइन नीचे गिरने से पहले चूज करने का भी मौका देता है, जिस पर अब जैसे ही सोरा कॉइन टॉस करता है तब प्रिस्टेस अपनी ब्लड डिस्ट्रक्शन एबिलिटी का यूज करके खुद को बहुत तेज कर देती है और इससे होता यह है कि उसको कॉइन बहुत धीरे धीरे गिरता हुआ दिखता है और तब वो इस चीज का फायदा उठाकर कैलकुलेशन की मदद लेकर वो ये प्रिडिक्ट कर लेती है कि कॉइन टेल्स पर ही लैंड करेगा। लेकिन होता यह है कि जैसे ही कॉइन जमीन पर गिरता है तो वो स्टोन ब्लॉक्स के बीच में जाकर फंस जाता है, जिससे ना तो हेड आता है ना टेल्स आता है, यानी कि ये तो ड्रॉ हो जाता है। जो देखकर अब सोरा तो ऐसे दिखाने लगता है कि ये तो खुद ब खुद हुआ है, मैंने थोड़ी कुछ किया है क्या। लेकिन तभी प्रिस्टेस बताती है, हाँ ज्यादा शाणे मत बनो, उसको सब पता चल चुका है, तुम सब ये दिखावा बंद करो, टॉस को ड्रॉ करना स्टार्टिंग से ही तुम्हारा गोल था, क्यों है ना। जिस पर सोरा हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ वैसे अब जब ये गेम ड्रॉ हो गया है तो हम दोनों की डिमांड्स पूरी की जाएगी, यानी कि ईस्टर्न फेडरेशन अब एल्किया में मिलकर एल्कियन फेडरेशन बन जाएगी और वहाँ के वॉर बीस्ट के राइट भी नहीं लिए जाएंगे। तो अब आप बताओ आप क्या चूज करना चाहोगे, दोनों की जीत या दोनों की हार। जो सुनकर इनो थोड़ा कतराने लगता है, लेकिन तभी प्रिस्टेस सोरा से कहने लगती है कि अब मैं समझ गई, हम पूरे टाइम तुम्हारे ही प्लान्स पर चल रहे थे, क्यों है ना। वैसे अगर हम लोग एक नहीं होते हैं तो 11 गार्ड्स और फ्लूगल्स हमारी इस सीक्रेट को जानने के बाद हम पर कभी ना कभी वॉर डिक्लेयर जरूर कर देंगे। जिस पर अब सोरा प्रिस्टेस से कहता है, अरे इसीलिए तो मैं हम लोगों को एक करना चाहता हूँ ताकि एक होने के बाद हमें किसी का भी डर ना हो। जो सुनकर श्राइन प्रिस्टेस सोरा से पूछने लगती है कि क्या उसको सच में यकीन है कि वो उन 11 गार्ड्स और फ्लूगल्स को संभाल लेगा। जिस पर अब सोरा प्रिस्टेस को बताता है कि जो उनकी स्पाई एल्फ थी उसकी मेमोरी सोरा ने प्लेजेस का यूज करके उसके 11 गार्ड्स को रिपोर्ट करने से पहले ही बदल दिया था और इससे उसने वॉर बीस्ट के गेम का एक गलत इन्फॉर्मेशन उन 11 गार्ड्स को दे दिया है। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और तभी शीरो कहने लगती है, अच्छा तो इसीलिए आपने उस टाइम कुरामी से गेम के दौरान उसकी एल्फ फ्रेंड की मेमोरी को बदलने का राइट मांगा था। और तब तो सोरा की इतनी दूर की सोच को देखकर वो लोग और भी ज्यादा शौक हो जाते, क्या कमाल का बंदा है यार ये। आगे फिर सोरा वापस से प्रिस्टेस से पूछता है, तो बताओ तुम क्या चूज करती हो, दोनों की हार या दोनों की जीत। तब प्रिस्टेस थोड़ा सा शर्माते हुए बताती है, अब दोनों की जीत ही ठीक है यार। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम लोग सबको कैसल के टॉप पर देखते हैं, जहां पर अब प्रिस्टेस सोरा से उसके नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछने लगती है। जिस पर अब वो मुस्कुराते हुए बताता है कि उसका गोल अभी तक बदला नहीं है और ना ही कभी बदलेगा। मेरा रियल गोल तो गॉड यानी टेट को गेम में हराना है और उसके लिए मेरे पास कुछ हिंट्स भी हैं, जैसे क्यों सभी रेस पीसेस चेस के पीसेस की तरह हैं, साथ ही में यहाँ पर आखिर 16 रेसेस ही क्यों हैं। जो सुनकर अब प्रिस्टेस भी सोच में पड़ जाती है और तब वो सोरा से कहने लगती है कि इसका मतलब तुम अब सभी रेस पीसेस को कलेक्ट करोगे ताकि तुम गॉड को चैलेंज कर पाओ, लेकिन इसके लिए तो तुम्हें हमारे रेस पीसेस की भी जरूरत होगी। जिस पर सोरा बताता है कि अरे नहीं, ये तो प्लेजेस के खिलाफ है। जो सुनकर अब वापस से किसी को कुछ समझ नहीं आता है, तो इसीलिए अब सोरा बताता है कि तुम लोग 10th प्लेज को भूल रहे हो, जो कि लेट्स प्ले टुगेदर एंड हैव फन है, जिसका मतलब जब तक हम साथ मिलकर मजे नहीं करते हैं तब तक हम इस गेम को बीट नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हम एक दूसरे के पीसेस नहीं ले सकते हैं, बल्कि हमें साथ मिलकर एक होना होगा, जिससे हम लोग एक टावर ऑफ विजडम फॉर्म कर पाएंगे और तभी हम लोग टेट को भी देख पाते हैं, जो कि सोरा की इतनी खतरनाक इंटेलिजेंस को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और जब हमारे बीच एक गेम होगा तब वो गेम बहुत ही यादगार होगा। जिसके बाद अब हम लोग वापस से इधर सोरा और शीरो को देख पाते हैं, जो कि अब श्राइन प्रिस्टेस से उनकी एक राइट यूज करने का रिक्वेस्ट करते हैं। जिस पर अब श्राइन प्रिस्टेस मुस्कुराते हुए उन दोनों के लिए अपनी राइट का यूज करके एक गॉड को समन करती है, जिसको देखकर अब सोरा कहने लगता है कि ये रेस रैंक 1 ओल्ड ड्यूस है। तो चलो अब इस गेम को शुरू करते हैं। चलो भैया अब अगले सीजन में शुरू करना, क्योंकि ये वाला सीजन, ये वाली सीरीज यहीं पर खत्म होती है।